कहा गया है कि जब तक हम समय का प्रबंधन ना कर लें तब तक किसी भी दूसरी चीज का प्रबंधन नहीं कर सकते। यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के मामले में, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी और कठिन प्रतियोगी परीक्षा भी कहा जाता है, ये और भी अधिक प्रासंगिक है। बार बार सोचना और किसी गतिविधि का लगातार निश्चित अवधि तक अभ्यास करना इसे हमारी आदत बना देता है, और ये आदतें हमारे दृष्टिकोण और चरित्र का निर्धारण करती हैं। एक लोक सेवक, जिसे माना जाता है कि वो हर वक्त काम के दबाव में होता है, को समय प्रबंधन का महत्व समझना ही चाहिए। इसलिए चयन प्रक्रिया को जानबूझकर उम्मीदवारों को समय प्रबंधन कौशल के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। समय प्रबंधन उम्मीदवारों को 2 तरीके से मदद करता है। पहला, तैयारी के चरण के दौरान, और दूसरा, परीक्षा के दौरान। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। जिस तरह मुट्ठी में बंधी हुई रेत को फिसलने से हाथ में नहीं रोका जा सकता, उसी तरह समय के पहिए को भी नहीं रोका जा सकता है। ऐसे में आवश्यकता होती है समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन का मतलब है स्पष्ट तौर पर तय किए गए लक्ष्यों को एक निश्चित समय में सफलतापूर्वक हासिल करना। असल में ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर लक्ष्य नहीं होगा तो समय प्रबंधन की जरूरत ही नहीं होगी। टाइम को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे तो लक्ष्य पाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आप अपने लिए एक रूटीन तैयार कर लें, पर इसका ये मतलब कतई नहीं है कि एक टाइम टेबल बनाकर दीवार या अपनी मेज पर लगा लें और उस पर अमल करना भूल ही जाएं। ऐसा करेंगे तो आपकी मंजिल आपसे मीलों दूर हो जाएगी। इसलिए अपने रूटीन पर बिल्कुल फोकस रहकर अमल कीजिए। सही समय प्रबंधन का की फैक्टर है समय सारणी। समय सारणी में पूरी दिनचर्या को शामिल करें। हर काम को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। सोकर जल्दी उठने को अनिवार्यता के तौर पर लें। निश्चित कर लें कि कम से कम 6 घंटे की नींद मिल जाए। एक ही दिन में सभी विषयों की किताब पढ़ने के बजाय हर विषय के लिए अलग अलग दिन निर्धारित करें। ध्यान रखें कि जितना भी पढ़ा जाए वो समझ में आना चाहिए। समय सारणी का मूल उद्देश्य पढ़ाई को नियमित एवं व्यवस्थित करना है। इसलिए समय सारणी बनाते समय ध्यान रखें कि इसका मूल उद्देश्य पूरा होना चाहिए। दिमाग को तरोताजा रखने के लिए मनोरंजन अति आवश्यक है। समय सारणी में मनोरंजन को भी स्थान लाजिमी है। परिस्थितिवश यदि आपकी दिनचर्या गड़बड़ा जाती है तो इसमें हताश या परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्थिति सामान्य होते ही फिर से समय सारणी के मुताबिक चलिए। प्रत्येक दिन के समय के समुचित उपयोग की योजना पिछले दिन ही बना लें। इससे समय की बर्बादी पर कारगर रोक लगेगी। अपनी प्राथमिकताएं तय करें। क्या पहले करना है, क्या बाद में, और क्या कभी नहीं करना है, इसका निर्णय भली भांति सोच विचार कर करें। टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल वेबसाइट्स के उपयोग का समय सख्ती से तय करें। इनके माध्यम से बर्बाद होने वाले समय का हमें आभास ही नहीं होता। थोड़े थोड़े समय में मोबाइल, कंप्यूटर पर अपडेट्स प्राप्त करने या चेक करने से बचें। इसमें न सिर्फ समय व्यय होता है बल्कि आप अपने हाथ के कार्य पर समुचित रूप से एकाग्र भी नहीं हो पाते। ये आपकी कार्य क्षमता पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव डालता है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी समुचित ध्यान रखें। प्रतिदिन कम से कम आधा से 1 घंटा किसी आउटडोर खेल, शारीरिक व्यायाम, योगासन एवं प्राणायाम तथा भ्रमण आदि के लिए अवश्य निर्धारित करें। ध्यान रखें, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इसीलिए समय का सही उपयोग कीजिए। लोग कहते हैं कि समय से पहले और भाग्य से अधिक ना किसी को मिला है और ना किसी को मिलेगा, लेकिन आप समय के साथ चल कर देखिए। समय का सही इस्तेमाल कीजिए और मौके का फायदा उठाइए, फिर आप विजेता बन सकते हैं। आपका दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार रख सकता है, जो सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। लेकिन आप नकारात्मक सोच को सकारात्मक सोच में बदल सकते हैं, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं।
समय प्रबंधन टूल्स का उपयोग करें, जैसे मोबाइल कैलेंडर या चार्ट वगैरह की मदद से काम समय पर निपटा सकते हैं। लापरवाही की आदत को छोड़ना होगा। मौकों का इंतजार कर वक्त बर्बाद ना करें। खुद पर यकीन करें और अपना काम करें। अगर आप रात को ही अपने कपड़े निकाल कर रख लेते हैं तो सुबह उठकर समय खराब नहीं होगा। शॉपिंग करते समय एक लिस्ट तैयार करें। हमारा ज्यादातर समय इन्हीं कामों में बर्बाद होता है। अतः एक लिस्ट बनाएं और एक बार में सारा सामान ले आएं। स्टूडेंट को अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेनी चाहिए कि उसे कितना टाइम स्टडी को और कितना दूसरे कामों को देना है। प्री प्रिपरेशन के लिए पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांट लें। बढ़िया प्री प्रिपरेशन वाला भाग, ठीक ठाक प्री प्रिपरेशन वाला भाग और कम प्री प्रिपरेशन वाला भाग। अनसॉल्व्ड पेपर्स को सॉल्व करना अपनी रूटीन में शामिल कर लें। नोट्स बनाने से पहले टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लें, समझ लें, फिर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाते समय टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की कोशिश करें। हर हिस्से को सब हेडिंग जरूर दें। नोट्स हमेशा छोटे तथा तथ्यों से मुक्त होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी व संस्कृत में और हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में मुश्किल आती है, इसलिए हिंदी व इंग्लिश की डिक्शनरी देखने की आदत डालें। पेपर में साफ सुथरी राइटिंग से परीक्षक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। राइटिंग में सुधार लाएं। वर्ड्स को नए स्टाइल में लिखने का जुनून लिखावट में काफी सुधार लाता है। पढ़ते समय याद रखने के लिए अपने साथ कागज और पेंसिल रखें और छोटे छोटे टिप्स लिखकर चीजों को याद करते रहें। हर टॉपिक के लिए टाइम लिमिट तय करें कि उसे कितनी देर तक पढ़ना है। किसी चैप्टर को पूरा याद किया जाए ये जरूरी नहीं। उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुनकर उनकी ज्यादा अच्छी तैयारी करें। पढ़ाई के जिस हिस्से को ज्यादा तैयारी की जरूरत हो उसे रोज लिख बोल कर दोहराते रहें। पढ़ते वक्त हर 30 से 60 मिनट के बाद 3-4 मिनट का ब्रेक लेते रहना चाहिए। इससे थकावट महसूस नहीं होती। राइटिंग को बड़ी क्लासों में जाकर सुधारने में बहुत समय लग जाता है। बड़ी क्लासों में काफी तेज भी लिखना पड़ता है, इसलिए साफ और तेज राइटिंग का शुरू से ही अभ्यास करें। नींद पूरी करके पढ़ाई करना सबसे बढ़िया मेमोरी टॉनिक है। कम नींद से क्षमता में कमी होती है। किस विषय को प्राथमिकता देनी है, किस विषय में कमजोर हैं और किस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये तय कर लें। दोस्तों से मिलना, फोन करना अपने स्टडी शेड्यूल से अलग रखें। दोस्तों को बता दें कि इस समय स्टडी करके हटेंगे ताकि वो उसी समय कांटेक्ट करें। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो उसे बेझिझक पूछें। बेशक वो कोचिंग क्लास हो या स्कूल, अपनी समस्या को हल करें। समूह में एक दूसरे की समस्याओं को हल करें, दूसरों की परेशानियों को हल करें। ग्रुप में बैठकर सीखने की आदत डालें। कई बार आत्मविश्वास की कमी के कारण स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इससे स्टडी प्रभावित होती है, इसीलिए आत्मविश्वास से काम लेना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को तनाव के कारण परीक्षा फोबिया भी हो जाता है, इसलिए तनाव कम रखने के लिए रिलैक्सेशन टेक्निक का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा फोबिया का इलाज अपनत्व व मार्गदर्शन है। ऐसे में पेरेंट्स स्टूडेंट को सराहें और समझदारी से काम लें। कई स्टूडेंट अपनी याददाश्त आदि बढ़ाने के लिए दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये घातक भी हो सकती हैं। कुछ दवाइयों में अल्कोहल मिला होता है, जिससे दिमाग को राहत तो मिलती है, लेकिन व्यक्ति उन पर निर्भर हो जाते हैं और किडनी व फेफड़ों की कई समस्याएं घेर लेती हैं। परीक्षा के दिनों में उत्सव व अन्य मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित ना करें, इससे स्टूडेंट का ध्यान बट जाएगा। परीक्षा के दिनों में टेलीविजन और रेडियो का प्रयोग कम कर देना चाहिए, क्योंकि इससे स्टूडेंट का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। थोड़े समय में कोर्स पूरा करना मुश्किल होता है और काफी कुछ समझ नहीं आता। परीक्षा से पहले इन कमजोरियों को दूर कर लेना चाहिए, इसलिए 3-4 महीने पहले तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।
स्टडी रूम के पास सड़क आदि का शोर शराबा नहीं होना चाहिए, ना ही उस रूम में कोई बार बार आता जाता हो। परीक्षा करीब आने पर बाकी गतिविधियां बंद करना मुश्किल होता है, लेकिन इनमें कटौती करके बचे समय का उपयोग पढ़ाई के लिए किया जा सकता है। कुर्सी पर बैठकर पढ़ाई करें। कमरे में पर्याप्त हवा और रोशनी का प्रबंध होना चाहिए। स्टडी के समय बाकी सदस्यों को चाहिए कि वो बीच बीच में जाकर जरूरत पूछते रहें और उनकी मेहनत को सराहें। लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें। 100% नंबर की चाह रखने वाले 80-90 का स्कोर खड़ा कर पाते हैं। अक्सर स्टूडेंट कई चैप्टर्स को कठिन मानकर छोड़ने की गलती करते हैं। सकारात्मक सोच अपनाकर अपनी कमजोरियां दूर करें। कमियों को पहचान कर दूर किया जाए तो परीक्षा की काफी तैयारी हो जाती है। परीक्षा के दिनों में स्टूडेंट को घरेलू चिंताओं और अन्य जिम्मेदारियों से दूर रखना चाहिए। पाठ्यक्रम को लेकर कोई दिक्कत ना आए, इसलिए अपने दोस्तों के साथ निरंतर संपर्क में रहें। टॉपिक पढ़ने के बाद थोड़ा रुकें और जो कुछ भी पढ़ा है उसे अपने शब्दों में लिखें। किसी चीज को याद करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बार बार दोहराना। परीक्षा में आधा घंटा पहले सेंटर में पहुंच जाना चाहिए ताकि रोल नंबर के लिए कोई परेशानी ना हो। परीक्षा से 10-15 मिनट पहले सीट पर बैठकर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, शॉर्टकट्स को याद करने की कोशिश करें। अच्छी तरह सोच समझकर पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी है उसे ईमानदारी से फॉलो करना। स्टूडेंट को चुस्त रहने के लिए कुछ समय व्यायाम भी करना चाहिए। सुबह स्टडी के बाद कुछ समय व्यायाम को दिया जा सकता है। सुबह 2-3 घंटे स्टडी के बाद कुछ समय खुद को फ्रेश होने के लिए दें। आराम करें, टेलीविज़न देखें या टहलने भी जा सकते हैं। सिर्फ परीक्षा के दिनों में ही नहीं बल्कि बाकी दिनों में भी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने की आदत डालनी चाहिए। सुबह माइंड फ्रेश होने से जल्दी याद होता है। सुबह किसी खास विषय को 2-3 घंटे देने चाहिए। स्कूल या कॉलेज से फ्री होने के बाद अगर आप सारा दिन स्टडी को देते हैं तो लंच के बाद थोड़े समय की नींद ज़रूर लें। दोपहर को आराम करने के बाद कुछ घंटे पढ़ाई ज़रूर करें। इस समय फ्रेश माइंड से ज़्यादा जल्दी याद होगा। शाम को कुछ समय दोस्तों के साथ घूमें फिरें, उनसे बातें करें या अपनी इच्छा अनुसार एंटरटेनमेंट के लिए कुछ करें। कई स्टूडेंट को रात देर तक जाग कर स्टडी करने की आदत होती है, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार रात को मेमोरी सेल्स इतना जल्दी नहीं पकड़ पाते जितना दिन में। देर रात को की गई 8 घंटे की पढ़ाई दिन के 3 घंटे की स्टडी के बराबर होती है। किसी भी स्थान पर घूमने जाने के 2 तरीके होते हैं। पहला ये कि हम टिकट कटाकर सीधा वहां पहुंचें और घूमना शुरू कर दें। दूसरा तरीका होता है कि पहले हम उस स्थान के बारे में सब कुछ पता करें, वहां का नक्शा लेकर वहां के पर्यटन स्थलों के बारे में जानें और तब वहां पहुंचकर घूमना शुरू करें। घूमना तो इन दोनों ही तरीकों से होगा, लेकिन घूमने का जो टोटल आउटपुट निकलेगा वो एक जैसा नहीं होगा। निश्चित तौर पर घूमने के दूसरे वाले तरीके से घूमने वाला न केवल अपने समय, पैसे और ऊर्जा की ही बचत करेगा बल्कि उसका अधिक आनंद भी ले सकेगा, क्योंकि उसने अपने इस काम को एक व्यवस्थित तरीके से अंजाम दिया है। लगभग यही बात सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी पर भी लागू की जा सकती है। ज्यादातर युवा एकाएक सिविल सेवा में बैठने का निर्णय ले लेते हैं और बैठना शुरू भी कर देते हैं। सच तो यह है कि दुर्भाग्य से हमारे यहाँ किसी भी काम की पूर्व योजना बनाने की कार्य संस्कृति है ही नहीं। छोटे मोटे मामलों में तो ऐसा चल जाता है, लेकिन बड़े मामलों में नहीं। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि सिविल सेवा परीक्षा में सफल होना कोई छोटा मामला नहीं है। जैसा कि आप जानते ही हैं, इसके 3 चरण होते हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और फिर अंतिम चरण में साक्षात्कार। आपको इन तीनों में ही सफल होना पड़ता है और इस चुनौती से पार पाना पड़ता है कि ये तीनों चरण एक ही बार में सफल किए जाएं। ऐसा नहीं है कि यदि आप इस वर्ष की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको अगले वर्ष की मुख्य परीक्षा में सीधे बैठने की अनुमति मिल जाएगी।
सिविल सेवा इस बात की इजाज़त नहीं देता और किसी भी स्तर पर सफल ना होने पर शुरुआत फिर से शून्य से करनी पड़ती है, फिर चाहे आप साक्षात्कार तक क्यों ना पहुंच गए हों। इसकी एक और चुनौती है जो किसी भी मायने में पहली वाली चुनौती से कम नहीं है, और ये छिपी हुई एक ऐसी गंभीर चुनौती है जिसके बारे में तभी पता चल पाता है जब विद्यार्थी परीक्षा में बैठता है। ये देखने में आया है कि प्रतियोगी सिविल सेवा परीक्षा में चयनित हो जाता है, लेकिन जब वो अपनी रैंकिंग को सुधारने के लिए अगले साल फिर से परीक्षा में बैठता है तो प्रारंभिक परीक्षा को ही क्वालिफाई नहीं कर पाता। बहुत से ऐसे होते हैं कि साक्षात्कार में बहुत कम नंबर पाते हैं, और यदि ठीक ठाक नंबर मिल भी जाए तो इतने अधिक नंबर नहीं मिलते कि उनकी रैंकिंग में इतना सुधार आ जाए कि वो अपनी सर्विस को बदल सकें। जाहिर है कि उन्हें फिर से परीक्षा में बैठना होगा, बशर्ते कि उनका अवसर बचा हुआ हो। आप इस चुनौती का सामना तभी कर सकेंगे जब आपने अपनी परीक्षा का एक व्यवस्थित रोड मैप बना रखा हो। एक अन्य प्रकार का संकट भी देखने में आता है जो वैकल्पिक पेपर से जुड़ा हुआ है। जब आप मुख्य परीक्षा में एक बार नहीं बैठ जाते, तब तक सही मायने में आपके लिए ये अनुमान लगाना आसान नहीं होता कि ये विषय आपके अनुकूल है या नहीं। यद्यपि किसी विषय को लेने के बाद कोशिश यही होनी चाहिए कि उस पर आप संदेह ना करें, और यदि बहुत ज़रूरी ही ना हो जाए तो उसे कदापि बदलें भी नहीं। लेकिन व्यवहारिकता का तकाजा कुछ और होता है। अच्छी तैयारी के बावजूद यदि वैकल्पिक में बहुत कम नंबर आते हैं तो ये इस बात का संकेत है कि आपको अपना विषय बदलने के बारे में सोचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले वाले अवसर एक प्रकार से ट्रायल अवसर हो गए, और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि अगला अवसर भी ट्रायल अवसर नहीं होगा। योजना के तत्व। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमसे कम चूक हो, ताकि न केवल सफलता ही मिले बल्कि अपनी पसंद की सफलता मिले। यहाँ सफलता के ढेर सारे नियम व कानून हैं, और नियम व कानून के उन सीमाओं के बीच में ही आपको अपना खेल खेलना है तथा मंजिल भी प्राप्त करनी है। जो परीक्षार्थी इन सबके साथ जितना अधिक तालमेल बिठा पाता है वो उतनी बेहतर सफलता का मालिक बन जाता है। अवसर। आपके पास 4 अवसर होते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं तो पिछड़ा वर्ग होने पर इनकी संख्या 7 हो जाती है, और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के होने पर आपकी अधिकतम आयु मायने रखती है, अवसर नहीं। बढ़ती उम्र कदम ना रोके। 21 से 30 वर्ष के बीच की उम्र आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करती है। पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति जनजाति के मामले में ये क्रमशः 32 और 35 वर्ष है। परीक्षा के 3 स्तर हैं और विद्यार्थी को एक ही साल की परीक्षा में तीनों स्तरों को क्वालिफाई करना पड़ता है। इन बुनियादी नियमों के साथ ही सामाजिक और परिस्थितिगम नियम भी हमारी योजना में अपनी कम भूमिका नहीं निभाते। उदाहरण के तौर पर लड़कियों के लिए ये बात इतनी आसान नहीं रह जाती कि वो 30 साल की उम्र तक सिविल सर्विस के लिए कोशिश करती रहें। जाहिर है कि परिवार की ओर से विवाह के लिए पड़ने वाला दबाव उनकी योजना को नियंत्रित करता है। परिवार वालों का ये सोचना गलत भी नहीं है। अधिक उम्र होने पर लड़कियों का विवाह कर पाना आसान नहीं रह जाता। हाँ, यदि सिविल सेवा में चयन हो गया तो फिर अधिकांशतः उन्हें स्वयं ही अपने जीवन साथी का चयन करने की छूट मिल जाती है। लड़कों के मामलों में ये संकट विवाह का तो नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि संकट है ही नहीं। उनके सामने सबसे बड़ा संकट सेटल होने का होता है। 30 वर्ष की आयु कम नहीं होती। यदि चयन हो गया तब तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं हुआ तब चयन की संभावना भी थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अनुसार कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहती। और मुश्किल ये है कि चांस लिए बिना चयन नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, न केवल अवसर कम होते जाते हैं बल्कि सेटल्ड होने की चिंता भी
दिमाग को भारी करती जाती है। पूर्व की असफलताओं की कुंठा और निराशा भी मन को पहले से अधिक मथती है। ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आधार बनाकर परीक्षार्थियों को अपनी परीक्षा की एक संपूर्ण और लंबी योजना बनानी चाहिए। संपूर्ण इन अर्थों में कि अंततः सफलता मिलेगी कैसे, और वो भी अपनी पसंद की सफलता। लंबी इस मायने में कि जितने भी अवसर आपके पास हैं और आपकी उम्र जितने अवसरों की इजाजत देती है, वहां तक की योजना। योजना पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका चयन इससे पहले ही हो जाए, लेकिन जहां तक योजना बनाए रखने की बात है, वो अंतिम सांस तक की योजना होनी चाहिए। दीर्घकालिक योजना। पहली बात तो ये कि यदि आप हड़बड़ी में हैं, सफलता जल्दी से जल्दी पाना चाहते हैं, तो ये क्षेत्र आपके लिए उचित नहीं है। दरअसल आईएएस की तैयारी एक मैराथन दौड़ की तरह है, 100 मीटर की फराटे वाली दौड़ नहीं है। यहाँ बादल फटने वाली बारिश काम नहीं करती है, फिर चाहे पानी की मात्रा कितनी ही अधिक क्यों ना गिर जाए। यहाँ वो रिमझिम बारिश काम करती है जिसका एक एक कतरा धरती की नसों में समाकर उसका अभिन्न हिस्सा बन जाता है। इसकी तैयारी में ज्ञान के इसी रूप की जरूरत पड़ती है जो विद्यार्थी की चेतना में समाकर कुछ इस तरह रच बस जाता है कि उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। जो उम्मीदवार इस स्वरूप को जिस स्तर तक हासिल कर लेता है, उसे उस स्तर की सफलता मिल जाती है। इसलिए पहली बात ये कि यहाँ जल्दबाज लोगों का काम नहीं है। लंबी तैयारी। बहुत से लड़के जोश में आकर इस बात की सार्वजनिक घोषणा कर देते हैं कि मैं पहले ही अवसर में टॉप 10 में आकर दिखाऊंगा। वो गलत नहीं कहते, वो सच बोलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनका ये सच संपूर्ण सच नहीं है। वो इस सच के पीछे छिपे हुए अन्य तथ्यों के सच को समझ नहीं पा रहे हैं। इसका संपूर्ण सच और छिपा हुआ सच ये है कि ये ठीक है कि उसने पहले अवसर में ही इतनी बेहतरीन सफलता हासिल कर ली है, लेकिन वो इसकी तैयारी बहुत लंबे समय से तब से ही कर रहा था जब वो अपने ग्रेजुएशन के पहले ही साल में था, या फिर उससे भी पहले। अवसर तो वो पहला था, ये सच है, किंतु तैयारी 1 या 2 साल की है, जैसा कि इस तरह की बातें करने वाले विद्यार्थियों के दिमाग में बैठ जाती है। ये सच नहीं है। वस्तुतः सवाल अवसर का होता ही नहीं है, सवाल तो तैयारी का होता है, जिसे आप पहले ही अवसर में प्रूव कर सकते हैं, तो जिसे आप अंतिम अवसर तक प्रूव नहीं कर सकते। योजना बनाते समय सिविल सेवा परीक्षा के इस संपूर्ण सत्य को जानना बहुत जरूरी है। फैसले की घड़ी। कितना अच्छा होता यदि आप 10वीं के बाद ही ये फैसला कर लें कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। तब आपके लिए इस लक्ष्य को पाना बहुत आसान हो जाए। 12वीं के बाद भी इस तरह का फैसला करना बहुत देरी की बात नहीं होती, क्योंकि तब आप ग्रेजुएशन में उस एक विषय को ले सकते हैं जिसे आप सिविल सर्विस में लेना चाहेंगे। केवल विषय को ही नहीं ले सकते थे, बल्कि उसकी पढ़ाई भी अन्य की अपेक्षा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि यदि इतना पहले आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, तो उस सामान्य ज्ञान की तैयारी आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाती, जिसकी तैयारी के लिए बाद में आपके दोनों हाथ कम और कमजोर पड़ने लगते हैं। आईएएस की तैयारी का क्षेत्र उन लोगों के लिए नहीं है जो मेहनत से डरते हैं, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के बाद इसके लिए सोच रहे हैं तो थोड़ी सी देरी तो जरूर हो गई है, लेकिन अंधेर अभी भी नहीं हुई है। ये मनोवैज्ञानिक सत्य आपका साथ देगा कि अब आपका मस्तिष्क मैच्योर हो चुका है, और जिस तथ्य को समझने में पहले आपको 5 घंटे लगते, उसे अब आप 50 मिनट में समझ सकते हैं। इसीलिए निराश होने की बात यहाँ भी नहीं है। सच पूछिए तो निराश होने की बात तब तक नहीं है जब तक कि आपके पास परीक्षा में बैठने के लिए 4 अवसर बाकी हों। अधिक से अधिक रिस्क आप 3 अवसर तक ले सकते हैं। हालांकि चयन तो 2 अवसर में ही हो जाता है, लेकिन चौथे में रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर भी सफलता मिलती ही है। अंतिम गोल में भी कई मैच जीते गए हैं।
पहले अवसर में यदि प्रारंभिक परीक्षा में ही चयन नहीं होता तो कुछ अपवादों को छोड़कर इसे एक प्रकार का अनुभव प्राप्त करने का अवसर माना जा सकता है। पहले अवसर के बाद ही सही मायने में हम अपनी तैयारी का तथ्यपरक मूल्यांकन करने की स्थिति में आते हैं। आंकड़े बताते हैं कि यदि पहले अवसर में प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो भी जाता है तो मेंस को क्वालिफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसका कारण ये भी है कि अनुभव की कमी के कारण विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा पर ही सारा जोर लगा देते हैं, मुख्य परीक्षा पर ध्यान कम देते हैं। कुछ विद्यार्थी तो इतने अव्यवहारिक निर्णय लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी आरंभ करते हैं। क्या ये संभव है? निश्चित रूप से सेकंड अवसर आपका एक प्रकार से फाइनल अवसर बन सकता है, भले ही फर्स्ट अवसर में आप प्रारंभिक परीक्षा ही क्वालिफाई क्यों ना कर पाए हों। यहाँ थोड़ी सी चूक होने की आशंका है और ये चूक है रैंकिंग को लेकर। अच्छी रैंकिंग ना होने के कारण विद्यार्थी फिर से परीक्षा में बैठते हैं। इस प्रकार ये दूसरा अवसर सफल अवसर होने के बावजूद संपूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाता। लेकिन सबके साथ ऐसा ही होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी योजना में आप ये तो कर सकते हैं कि पहले अवसर के बाद अगले साल ही दूसरा अवसर ना दें, यदि आपको लगता है कि आपकी उस स्तर की तैयारी नहीं हो पाई है। यहाँ तैयारी की बात का संबंध प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और यहाँ तक कि कुछ सीमा तक साक्षात्कार की भी तैयारी से है, न कि केवल प्रीलिम्स की तैयारी से। एक बार परीक्षा में बैठने के बाद यदि आपको तैयारी के लिए लंबे समय की ज़रूरत लगती है तो उसे लीजिए, हड़बड़ी के झांसे में मत आइए। लेकिन इस बात को दूसरे और तीसरे तथा तीसरे और चौथे अवसर के बीच दोहराने से बचिए। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि दूसरे अवसर के बाद आप लगातार परीक्षाएं देते रहें, यदि ज़रूरत हुई तो। इसका कारण है, यदि आप गैप कर देंगे तो आपकी तैयारी में शिथिलता आ जाएगी और कहीं ना कहीं व्यवधान भी आने लगेगा। ऐसा होगा ही, चाहे आप माने या ना माने। जब एक बार अच्छी तैयारी हो जाती है तो फिर आगे उसके लिए बहुत अधिक मेहनत की ज़रूरत नहीं रह जाती। ज़रूरत केवल इस बात की रहती है कि हम उस विषय के अपने ज्ञान के स्तर को ऊंचा उठाएं, उसे गहराई दें और उसके बारे में अपनी मौलिक सोच विकसित करें। इसके लिए पढ़ने से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ती है और सोचने के लिए इतने समय की ज़रूरत नहीं होती जितने समय की ज़रूरत पढ़ने के लिए होती है। दीर्घकालिक योजना बनाने का लाभ। दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठा जा सकता है। अधिकांश विद्यार्थी इसकी अपेक्षा कर जाते हैं और जो इसे लेकर चलते हैं उन्हें कहीं ना कहीं सफल होते देखा ही गया है। वस्तुतः उनका ये ईगो काम करने लगता है कि आईएएस की तैयारी करने वाला मैं भला स्टेट लेवल सर्विस में, बैंक सर्विस के लिए या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में क्यों बैठूं? ऐसा सोचकर वो खुद का ही नुकसान कर रहे होते हैं। वस्तुतः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दूसरे से काट कर देखने की दृष्टि सही नहीं है। वैसे भी अब चाहे वो स्टेट सिविल सर्विस की परीक्षा हो या बैंकिंग सेवाओं की प्रतियोगिताएं, सभी परीक्षाओं में एक प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान का तो होता ही है। फिर यदि आप सही अर्थों में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो इन परीक्षाओं के लिए आपको अलग से किसी तरह की विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उस राज्य के बारे में थोड़ा ज़रूर पढ़ना पड़ता है और इसे पढ़ने में कंजूसी नहीं बरतनी चाहिए। भले ही आप इन सेवाओं में जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन ऐसा करके आप परीक्षा में बैठने के अपने अनुभव को समृद्ध कर सकते हैं। इससे आपके अध्ययन की निरंतरता भी बनी रहेगी, प्रौढ़ता भी आएगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। यदि किसी में चयन हो भी गया तो इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इसलिए अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना भी आपकी योजना में शामिल होना चाहिए, भले ही ये मुख्य रूप से ना हो। दुविधा में, उस समय आप क्या करेंगे जब आप आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हों,
लेकिन किसी अन्य नौकरी के लिए चयन हो जाए। बहुत से विद्यार्थी ऐसे में दुविधा में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि यदि उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली तो फिर आईएएस की तैयारी के लिए समय नहीं मिल पाएगा। उन्हें ये भी लगता है कि हो सकता है कि एक नौकरी पा लेने के बाद आईएएस को पाने का उनका उत्साह ठंडा पड़ जाए। बहुत से विद्यार्थी तो नौकरी ज्वाइन करते भी नहीं हैं। ऐसे लोगों के लिए एक सलाह है, यदि उन्हें कोई नौकरी मिल गई है तो पहली बात तो ये कि वो उस नौकरी को छोड़ने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। देखिए, आईएएस में सफल होना एक अनिश्चितता से भरी संभावना है। गारंटी कोई नहीं दे सकता, यहाँ तक कि वो भी नहीं जिसका एक बार में इसमें चयन हो गया है। लेकिन किसी न किसी का चयन तो होता ही है। तो फिर जाहिर है कि आपका भी क्यों नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको ऐसा सोचना ही चाहिए, लेकिन एक व्यवहारिक दृष्टि के साथ। व्यवहारिक दृष्टि ये है कि हो गया तो ठीक, यदि नहीं हुआ तो फिर क्या। आपको ये नौकरी ठुकरानी नहीं चाहिए। हाँ, ये प्रश्न जरूर है कि आप कैसे इस नौकरी का तालमेल परीक्षा की अपनी तैयारी से बिठा पाते हैं। मिसाल के तौर पर यदि देरी से ज्वाइन करना संभव हो तो आप वैसा कर सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद लंबी छुट्टी लेने के बारे में भी सोचा जा सकता है, यदि मिलना संभव हुआ तो। साथ ही यदि लंबी छुट्टी की बात हुई तो ये सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको आईएएस की तैयारी करने के लिए कितना वक्त चाहिए। आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस सेवा में चयनित होने वाले लोगों में अधिकांश वो होते हैं जो पहले से ही किसी न किसी नौकरी में लगे रहते हैं। नौकरी करना सिविल सेवा में चयनित होने के लिए बाधक नहीं है। आप ये भी तो कर सकते हैं कि कुछ समय के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ा दें, सोने के घंटे कम कर दें, मनोरंजन में कटौती कर दें, आना जाना कम कर दें और अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल इसकी तैयारी के लिए ही करने लगें। कुल मिलाकर बात यह है कि आप ये देखें कि ऐसा कैसे किया जा सकता है, बजाय इसके कि आप यही निर्णय ले लें कि ऐसा किया ही नहीं जा सकता। बढ़ती आयु का ध्यान रखें। अध्ययन का अपना एक मनोविज्ञान होता है। एक ही चीज को बार बार पढ़ने से जी ऊबता भी है और कभी कभी तो झुंझलाहट भी होने लगती है। ऐसी मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में हम पढ़ें भले ही, लेकिन उस पढ़ने का कोई विशेष फायदा नहीं मिलता। हमें इस बात की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, पढ़ने पढ़ाने का जोश कम होता जाता है। दिमाग पर अन्य किसी तरह के तनाव और दबाव आने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सच्ची और सही पढ़ाई कर पाना आसान नहीं रह जाता। इसलिए आपको अपनी योजना कुछ इस तरह से बनानी चाहिए कि ये 21 साल की उम्र से शुरू हो जाए और अधिकतम 26 साल की उम्र तक पूरी हो जाए। यदि आप बहुत अधिक लिबर्टी लेना चाहें तो 1 साल और ले सकते हैं, 27 साल की उम्र तक। इसे भूल जाएं कि आपको 30 साल की उम्र तक परीक्षा देने का अधिकार है। पहले तो ये थी ही 26 साल, फिर 28 हुई और अब ये 30 है। अधिकतम उम्र में होने वाला ये इजाफा आपको भ्रम में रखने में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाता है। आप सोचते हैं कि अभी तो बहुत वक्त बाकी है, आगे देख लेंगे। ये एक प्रकार से कहीं न कहीं आपके मन की कमजोरी का सूचक है। प्रश्न है कि अभी ही क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता कि मैं जमकर अच्छी से अच्छी तैयारी करूंगा और जो कुछ भी होना होगा 26-27 साल की उम्र तक हो जाएगा। जब आप ऐसा सोच लेते हैं तो आपके दिमाग को ये आदेश मिल जाता है कि यहाँ मेरी चालबाजी नहीं चलेगी। फिर आपका ये दिमाग आपके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। इसके फलस्वरूप आपके अंदर की शक्ति और क्षमताएं उभर कर बाहर आने लगती हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई। मान लीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है और आप आईएएस बनना चाहते हैं, लेकिन अभी आप 21 साल के हुए नहीं हैं। तब आपको क्या करना चाहिए? अधिकांश विद्यार्थी पूरी तरह ये सोचकर आईएएस की तैयारी में लग जाते हैं कि 21 साल का होने के बाद वो परीक्षा में बैठ जाएंगे। वो गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन वो अपनी इस सोच को थोड़ा सा बदल कर अपने इस समय को अधिक मूल्यवान बना सकते हैं।
वो इस रूप में कि आईएएस में वो जो विषय लेना चाहते हैं उसी विषय से उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि ये पोस्ट ग्रेजुएशन एक रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ही किसी कॉलेज से किया जाए। इग्नू के नोट्स स्तरीय होते हैं और वहाँ से करस्पॉन्डेंस कोर्स के माध्यम से पोस्ट ग्रेजुएशन करना फ़ायदेमंद निर्णय हो सकता है। इससे आपकी आईएएस की तैयारी तो हो ही जाएगी, बोनस में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिल जाएगी। कौन जानता है कि आगे क्या हो सकता है कि चयन हो ही नहीं और ऐसी स्थिति में पोस्ट ग्रेजुएशन की ये डिग्री ही डूबते को तिनके का सहारा बन जाए। एक बात और ये बात इंटरव्यू से जुड़ी है। आमतौर पर देखा गया है कि यदि आपने किसी विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है या किसी विषय पर शोध किया है तो इंटरव्यू के दौरान उससे कुछ न कुछ प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से इंटरव्यू में आपको मदद मिल जाती है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना उनकी तुलना में आसान होता ही है जिनके बारे में आप कुछ भी निश्चित नहीं हैं। पहले अवसर के अनुभव का लाभ उठाएं। अनुभव का भविष्य में सही लाभ तभी मिल पाता है जब हम उस अनुभव का जीवंत उपयोग अपने जीवन में करते हैं। मान लीजिए कि आप पहली बार प्रारंभिक परीक्षा में बैठे और आपका चयन नहीं हुआ। अब आपका काम क्या है? इस पहले अवसर का सही तरीके से मूल्यांकन करना। अपनी क्षमता और अपनी कमजोरियों को समझने की कोशिश करें और समझने के बाद क्षमता को और मजबूत बनाएं तथा कमजोरियों से छुटकारा पाएं। जैसे ही आपकी प्रारंभिक परीक्षा खत्म होती है, आप या तो उसी दिन या फिर अगले ही दिन अपनी उस परीक्षा के अनुभव का पूरा मूल्यांकन करें और उस मूल्यांकन को नोट करें। आप आलस्य की जकड़न में आकर ये न सोचें कि ये तो सब सामान्य सी बातें हैं और मुझे याद ही रहेंगी। पक्का मानिए कि ये बाद में गायब हो जाएंगी। तब आप इसका उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे जितना आपको उठाना चाहिए था। इसीलिए लिखने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। आप अपना मूल्यांकन निम्न बिंदुओं के आधार पर कर सकते हैं। आपने कितने प्रश्न सही हल किए? कितने प्रश्न ऐसे हल किए जिनके 50% सही होने की संभावना है? 50% संभावना वाले प्रश्न क्यों 100% संभावना वाले प्रश्न नहीं बन सके? अर्थात ऐसे कौन से कारण रहे कि आपके दिमाग में उन प्रश्नों के उत्तर के बारे में भ्रम रहा? इस बात की जांच करना बहुत ज़रूरी और उपयोगी है, क्योंकि इसी जांच द्वारा आप अपनी कमजोरियों को पकड़ पाएंगे। आप देखेंगे कि उत्तर के बारे में जो भ्रम रहता है उसका मूल कारण ये होता है कि आपने पढ़ते समय पूरी गंभीरता नहीं बरती थी। इस जांच द्वारा आप अपनी इन कमियों को पहचान सकेंगे तथा भविष्य में स्वयं को और अधिक योग्य बना सकेंगे। कितने प्रश्न ऐसे थे जिन्हें आप बिल्कुल हल नहीं कर सके? इस तरह के प्रश्नों में ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप इन्हें हल क्यों नहीं कर सके। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने विषय को पढ़ा ही नहीं था, पढ़ने के बावजूद गंभीरता से नहीं पढ़ा, विषय तो आपने पढ़ा लेकिन जो प्रश्न पूछा गया था उसका उत्तर उस विषय में नहीं था, आदि आदि। इसके साथ ही ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आपने कौन सी किताब पढ़ी होती तो उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। ये भी लिखें कि आपने प्रश्न पत्र कितने समय में हल कर लिया था, कितना समय आपके पास बचा था और उस बचे हुए समय का आपने किस तरह उपयोग किया। अक्सर देखने में आता है कि परीक्षार्थी बचे हुए समय का सही उपयोग नहीं करते। परीक्षार्थी को चाहिए कि वो इस बचे हुए समय को उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगाएं जिन्हें वो हल नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रतियोगी परीक्षा में एक एक अंक का महत्व होता है। यहाँ महत्व इस बात का नहीं है कि आप अपने पहले ही प्रयास में सफल हुए हैं या नहीं। अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि जब से प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी गई है तथा बैठने के चांस भी बढ़ा दिए गए हैं, तब से पहली बार में ही सफल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कम हो गई है, लगभग 15-16%।
अब सफलता का सेहरा दूसरी या तीसरी बार परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों के सिर पर अधिक बंधता है। ये तथ्य इस बात को स्पष्ट करता है कि उनकी सफलता में उनके अनुभवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन किसी भी परीक्षा में बैठ जाने भर से अनुभव नहीं होता, बल्कि इसके लिए आवश्यक है कि आप उन अनुभवों को लिखें, उनका अच्छी तरह विश्लेषण करें, उन पर गहराई से गंभीरतापूर्वक विचार करें। इस विश्लेषण से प्राप्त अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। तभी आप आईएएस में सफल होकर अपना सपना सच कर सकते हैं। हर पल का सदुपयोग। मुख्य परीक्षा में आप प्रभावी प्रदर्शन तभी कर पाएंगे जब बचे हुए समय का सदुपयोग करेंगे। खूब रिवीजन करें। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। इसके अलावा आप सबसे पहले परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों की एक सूची बना लें और अपनी तैयारी की योजना इसी के अनुरूप करें। अगर आपको लगता है कि आपके जीएस पेपर में कुछ कमी रह गई है जिसे 2 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप सबसे पहले जीएस पेपर की तैयारी में जुट जाएं। उसके बाद ही अन्य पेपर पर ध्यान दें। इस तरह की योजना आपको खुद बनानी होगी और खुद उस पर अमल भी करना होगा। अगर आप इस तरह की योजना हर विषय के साथ बनाते हैं तो आप अपने बचे हुए समय का सही सदुपयोग करने में सफल हो सकते हैं। अगर आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर करना है तो आपको भीड़ से अलग होने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। आप सबसे पहले ये देखें कि आपका वैकल्पिक विषय कब है। अक्सर देखा जाता है कि 2 वैकल्पिक विषयों के बीच काफी दिनों का गैप होता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की स्थिति है तो बेहतर होगा कि आप अपने विषयों की तैयारी इस बचे हुए समय के लिए रख दें और इस बचे हुए समय का सदुपयोग अन्य कमजोर विषयों की रिवीजन में करें। इससे आपको अन्य विषयों की तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल जाएगा। मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो सभी प्रश्न पत्रों पर बराबर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि एक पेपर पर आप खूब मेहनत करें और दूसरे पर कम ध्यान दें। यदि आप सभी प्रश्न पत्रों में आधिकारिक अंक हासिल करेंगे तो सिविल सेवा में आपका चयन काफी हद तक सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के कुल 2000 अंकों में से ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसमें से कितने अंक बटोर पाते हैं। आप मुख्य परीक्षा में जितने ज्यादा अंक पाएंगे उससे न केवल इस परीक्षा में आपकी सफलता पक्की होगी, बल्कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपरी स्थान पाकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या समकक्ष कैडर के अधिकारी बन सकेंगे। पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयारी। इस परीक्षा में सफल सभी स्टूडेंट्स का यही मानना है कि आप इस परीक्षा में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरी तैयारी करें। बेहतर तैयारी करने की रणनीति यही है कि आप इस समय उन्हीं क्षेत्रों, टॉपिक्स या अध्यायों पर फोकस करें जिनसे पिछले 5 वर्षों में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कम समय में पुख्ता तैयारी का सबसे अच्छा जरिया आपके बनाए नोट्स होते हैं। इस लिहाज से तैयारी के अंतिम चरण में बेहतर होगा कि आप किताबों के ढेर में उलझने के बजाय साल भर की मेहनत से तैयार किए गए नोट्स पर ध्यान दें। आप कितना ही अध्ययन क्यों ना कर लें, लेकिन आईएएस जैसे विशद पाठ्यक्रम में अंतिम समय में कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण छूट ही जाता है। लिहाजा अच्छा होगा कि आप तैयारी को अंतिम रूप देते समय कुछ बैकअप टाइम भी रखें। इस समय का उपयोग आप सरसरी तौर पर अब तक छूट रही चीजों पर निगाह डालने के लिए कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा निबंधात्मक प्रकृति की परीक्षा है जिसमें अनिवार्य और वैकल्पिक विषय शामिल होते हैं। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के अनिवार्य पेपर केवल क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, यानी इसमें केवल आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक पाना होता है। इसके अंक मेरिट लिस्ट बनाते समय नहीं जोड़े जाते। इसके बाद अनिवार्य विषय के तहत
निबंध का प्रश्न पत्र और सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र तथा उम्मीदवार द्वारा चुने गए 2 वैकल्पिक विषयों को 2-2 प्रश्न पत्र शामिल होते हैं। लिखने का अभ्यास जरूरी। परीक्षा में असफल होने वाले स्टूडेंट्स की माने तो आपकी तैयारी अगर अच्छी है लेकिन आपने लिखने की प्रैक्टिस नहीं की है तो विषय की अच्छी जानकारी होने के बावजूद सफलता नहीं मिल सकती। अच्छे अंकों के लिए परीक्षा में बेहतर और सटीक उत्तर लिखने पर ही मार्क्स दिए जाते हैं। मुख्य परीक्षा की प्रकृति निबंधात्मक होती है। इसमें जी-सेट और वैकल्पिक पेपर के उत्तर निर्धारित शब्दों में लिखने होते हैं, इसलिए यहाँ पन्ना भरू शैली से बचें। शब्द सीमा की मर्यादा। जो उत्तर जितने शब्दों में मांगा जा रहा है उसे उतने ही शब्दों में टू द पॉइंट लिखने का अभ्यास करें। कुछ स्टूडेंट्स इसका पालन नहीं करते। उनके साथ समस्या ये होती है कि अधिक उत्तर लिखने के क्रम में वो अन्य प्रश्नों को जानकर भी समयाभाव के कारण नहीं लिख पाते। गत प्रश्न पत्रों का अभ्यास। चयनात्मक अध्ययन के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर अपने वैकल्पिक विषयों के प्रश्नों का अनुमान करें और उनके आदर्श उत्तर तैयार करें। परीक्षा में एक प्रश्न से जुड़े उप प्रश्न भी होते हैं, इसलिए अनुमानित प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय इससे संबंधित सभी पहलुओं का भी ध्यान रखें। अवधारणा एवं सच्चाई। आईएएस देश की सर्वोच्च परीक्षा है। पूरे देश के लोग इसमें बैठते हैं और सभी विषयों के लोग बैठते हैं तथा काफ़ी बड़ी संख्या में बैठते हैं। इसीलिए इसकी तैयारी के बारे में बहुत सी बातें बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती हैं। बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली ये बातें होती भी कुछ ऐसी हैं कि वो सच मालूम पड़ती हैं, क्योंकि लगता यही है कि इतनी बड़ी परीक्षा के साथ तो ये होना ही चाहिए। तो आइए जानते हैं इन तथ्यों की सच्चाइयों को, ताकि आप एक सही रणनीति बनाकर इस परीक्षा की तैयारी कर सकें। चयन के अवसर बहुत कम। यदि आप सीधे साधे उपलब्ध आंकड़ों पर जाएंगे तो आपका ये सोचना 100% सही होगा कि आईएएस में चयन होने की संभावना काफ़ी कम है। आमतौर पर औसतन लगभग 4 लाख उम्मीदवार फॉर्म भरते हैं, जबकि विज्ञापित पदों की कुल संख्या औसतन 800 से 1000 के बीच होती है। यदि परीक्षा में बैठने वालों और उसमें सफल होने वालों का अनुपात निकालें तो ये बहुत डरावना होगा। ये आंकड़े सच हैं और सच होने के बावजूद सच्चाई वो नहीं है जो हमने मान लिया है। आइए इसकी सच्चाई को जानते हैं ताकि आपका दिमाग अनावश्यक खौफ से मुक्त हो सके। मान लीजिए 900 पदों के लिए 4 लाख की संख्या प्रारंभिक परीक्षा की संख्या है। आईएएस का विज्ञापन निकलने के बाद इतने सारे विद्यार्थियों को लगा कि उन्हें इस परीक्षा में बैठना चाहिए और ये सोचकर उन्होंने फॉर्म भर दिए। लेकिन सवाल फॉर्म भर देने का नहीं है, बल्कि भरने के बाद उसमें बैठने का है। हमारा सरोकार तो भरने वालों से नहीं, बैठने वालों से होना चाहिए। आपको ये जानकर सुकून मिलेगा कि फॉर्म भरने वालों में से हर साल 45 से 50% विद्यार्थी परीक्षा में बैठते ही नहीं हैं। ना बैठने वाले समझदार होते हैं, क्योंकि बिना तैयारी के बैठने का आखिर में अर्थ है भी क्या। तो इस प्रकार 4.25 लाख के आंकड़ों की सच्चाई 2.25-2.5 लाख के आसपास बैठती है। अब इस 2.25-2.5 लाख की भी सच्चाई को देखते हैं। इनमें से आधे वो विद्यार्थी होते हैं जिनकी तैयारी तो नहीं होती, लेकिन वो बैठ जाते हैं क्योंकि बैठना उनके लिए सुविधाजनक होता है। ये मूलतः बॉर्डर लाइन वाले होते हैं जो बैठें या ना बैठें करते करते अंत में बैठ ही जाते हैं। इन्हें आपको सच्चे प्रतियोगी नहीं मानना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अटेम्प्ट की कोई निश्चित संख्या नहीं है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए 7 है। ये व्यवहारिकता का तकाजा है कि इस वर्ग के विद्यार्थी अटेम्प्ट खराब होने की चिंता किए बिना भी
प्रारंभिक परीक्षा में बैठते रहते हैं। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, तैयारी करके परीक्षा देते भी हैं, लेकिन उनकी तैयारी ठीक से होती नहीं है। वो मेहनत करने को ही तैयारी करना मान लेते हैं और रह जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो केवल अनुभव लेने के लिए बैठते हैं, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग तैयारी किए बिना ही अनुभव लेना चाहते हैं। आप यकीन करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये सत्य समर्पित भीड़ नहीं है, ये दिखाने की भीड़ है। इसमें तैयारी करके बैठने वालों की संख्या बहुत कम है, तथा सही एवं अच्छी तैयारी करने वालों की संख्या तो और भी कम है। प्रतियोगिता का सच्चा अनुपात 1:7 यानी कि 7 विद्यार्थियों में से एक के चयन तक रहता है। कुल जितने पद विज्ञापित होते हैं, उसके लगभग 13 गुना विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं। ये संख्या 4 लाख विद्यार्थियों के अनुपात में नहीं, बल्कि 80-90 हजार विद्यार्थियों के अनुपात में होती है, और यही सच्चाई भी है। मुख्य परीक्षा की सच्ची तस्वीर भी उससे अलग है जो हमें दिखाई देती है। इनमें से 25 से 30% विद्यार्थी तो वो होते हैं जो प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी में लगते हैं। इन्हें आप प्रतियोगिता से बाहर कर सकते हैं। 10% वो विद्यार्थी भी इस दौड़ से बाहर हो जाते हैं जो किसी कारण से, मसलन समय की कमी के कारण, अपनी तैयारी पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते, किंतु मुख्य परीक्षा में बैठना ही चाहिए, सो बैठ जाते हैं। 15 से 20% वो उम्मीदवार होते हैं जो मुख्य परीक्षा में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उनके नंबर इतने कम होते हैं कि सफल लोगों की सूची में उनके नाम का आ पाना मुमकिन नहीं हो पाता। इस प्रकार मुख्य परीक्षा में भी लगभग आधे विद्यार्थी उस श्रेणी के होते हैं जिन्हें सच्चा प्रतियोगी मानने से परहेज किया ही जाना चाहिए। इस प्रकार मुख्य परीक्षा के स्तर पर सफलता का सच्चा अनुपात 4 और 1 के अनुपात से अधिक नहीं होता। हाँ, ये बात अलग है कि उन 4 लोगों के बीच से अलग निकल पाना उतना आसान नहीं होता, क्योंकि इनमें से सभी के सभी धाकड़ होते हैं। इंटरव्यू का अनुपात लगभग 2.5 में 1 विद्यार्थी का होता है। यहाँ तक पहुँचने के बाद आप 40% सफलता के हकदार तो हो ही जाते हैं। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि 40% सफलता जैसी कोई बात होती नहीं है। ये यदि होती है तो 100% होती है अथवा 0 होती है। कठिन परीक्षा। जब कठिनाई की बात आती है तब उसके कई कोण हो सकते हैं, जैसे कि बहुत अधिक भीड़ के कारण परीक्षा कठिन है, जिसकी सच्चाई आप जान चुके हैं। इसका पाठ्यक्रम बहुत अधिक है, इस परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है, आदि आदि। आइए इसकी सच्चाई से रूबरू होते हैं। पहले पाठ्यक्रम की बात, आईएएस बनने की न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएट होना है, यानी कि इसका जो ग्रेजुएट तक का पाठ्यक्रम है उतना तो सामान्य सी बात हो गई। यदि आप इसमें वही विषय ले लेते हैं जो आपने ग्रेजुएशन में लिए थे, तो इसका मतलब हुआ कि उतना तो आपका पढ़ा हुआ ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि आईएएस का पाठ्यक्रम स्नातक से अधिक तथा पोस्ट ग्रेजुएशन से थोड़े कम स्तर का होता है। ये ऑनर्स के स्तर का होता है। वैसे भी जब आप ग्रेजुएशन करते हैं तब तक सामान्यतः आपकी उम्र 21 साल की होती नहीं है, जो आईएएस की परीक्षा में बैठने की न्यूनतम आयु है। इसलिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगते हैं। चलिए हम ये भी मान लें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हैं, तो 21 साल होने में जो 1-1.5 साल अभी बाकी हैं, उसकी मैच्योरिटी के हिसाब से पाठ्यक्रम को कुछ ज़्यादा होना चाहिए या नहीं? होना ही चाहिए। इसलिए वो है जो सही है। आपको पाठ्यक्रम कब ज़्यादा लगता है? जब आप अपने स्नातक और स्नातकोत्तर के विषयों को छोड़कर एकदम ही नए विषय लेते हैं।
आप लेते तो अपने ग्रेजुएशन के विषय ही हैं, लेकिन रट्टा मार मार कर पास हो गए होते हैं और अभी सब कुछ भूल चुके होते हैं। आप विषय के प्रति अपनी रुचि विकसित नहीं कर पाते। आप आईएएस के पाठ्यक्रम की तुलना राज्यों की सिविल सेवाओं से करते हैं तथा आप पाठ्यक्रम को संपूर्ण विषय के रूप में ना देखकर प्रथम पेपर एवं द्वितीय पेपर के रूप में देखते हैं। अन्यथा पाठ्यक्रम अधिक नहीं होता है। वैसे भी यदि आपने देश की सर्वोच्च सेवा में जाने का निर्णय लिया है तो सर्वोच्चता की गरिमा की रक्षा तो तभी हो सकेगी जब पाठ्यक्रम भी उसके अनुकूल हो। अन्यथा भला कैसी सर्वोच्चता। अब इस बात पर आते हैं कि इस परीक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। जी हाँ, इससे पूरी तरह सहमत हुआ जा सकता है कि इस परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के जिस तरह के उत्तरों की अपेक्षा की जाती है वो इसके स्तर को न केवल ऊंचा बल्कि बहुत अधिक ऊंचा बना देता है और यही इसकी खूबी है तथा चुनौती भी। परीक्षा का स्तर ऊंचा है तभी तो नौकरी का स्तर भी ऊंचा है। यदि इसे भी राज्य सेवा परीक्षा के स्तर का बना दिया जाए तो बैठने वालों की संख्या 4 लाख की बजाय 40 लाख हो जाएगी। लेकिन सबसे बुरी बात ये होगी कि उनमें से ऊंची प्रतिभा के लोगों को छांटना ही मुश्किल हो जाएगा। स्तर का ऊंचा और नीचा होना एक सापेक्षित बात भी होती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा अपना स्तर काफी नीचा है इसलिए मुझे इस परीक्षा का स्तर काफी ऊंचा लग रहा है। अन्यथा ऐसा कुछ है ही नहीं। उस विद्यार्थी को ये परीक्षा भी किसी अन्य परीक्षाओं की तरह ही लगेगी जिसकी आदत अपने विषय को समझने की तथा समझकर अपनी तरफ से लिखने की रही है। आप भी ऐसा करने लगिए। आपको भी ये परीक्षा अपनी पकड़ के स्तर की लगने लगेगी। अब एक सिद्धांत की बात। प्रतियोगी परीक्षाएं पास और फेल होने के सिद्धांत पर अपने रिजल्ट नहीं देती हैं। वहां चयन का सिद्धांत काम करता है। उसे जितने लोग चाहिए वो ऊपर से उतने लोगों को ले लेती है, फिर चाहे उनके प्राप्तांक कितने भी क्यों ना हो। इसलिए याद रखिए कि यहाँ पेपर के सरल और कठिन होने का या परीक्षा के स्तर के ऊंचा और नीचा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, क्योंकि जो है वो सबके लिए है और जो चीज़ सबके लिए एक सी होती है, चूंकि उसका प्रभाव सभी पर एक सा पड़ता है, इसलिए परिणाम पर भी प्रभाव समान होता है। पेपर कठिन है तो चयन कम प्राप्तांकों पर होगा और यदि सरल है तो चयन अधिक प्राप्तांकों पर होगा। मेहनत, मेहनत और मेहनत। यदि आप मेहनत करने से डरते हैं तो निश्चित रूप से ये परीक्षा आपके लिए नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि आंखों पर चश्मा चढ़ जाए और दाढ़ी बनाने तक की फुर्सत ना मिले। सफल प्रतियोगियों के इंटरव्यू में अक्सर आपको आतंक पैदा कर देने वाले इस तरह के वक्तव्य पढ़ने को मिलते होंगे कि मैंने रोज़ाना 15-15 घंटे पढ़ाई की और वो भी 4 सालों तक। विश्वास कीजिए कि ये वो लोग हैं जो दूसरों के दिमाग में अपनी लार्जर देन लाइफ इमेज बनाने के लिए, स्वयं को ग्लैमराइज करने के लिए इस तरह के अर्ध सत्य बयान दे देते हैं। पढ़ लिए होंगे 2-4 दिन 15-15 घंटे और अपने इन 2-4 दिनों को ये लोग अपनी तैयारी के संपूर्ण काल पर लागू कर देते हैं। ऐसे लोगों के झांसे में फंसने से बचिए। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए रोज़ाना 5-6 घंटे तो निकाले ही जाने चाहिए और इतना वक्त पर्याप्त भी है। आखिर दिमाग की भी ग्रहणशीलता की कोई सीमा होती है कि नहीं। गीले हो गए कपड़ों को पानी की बाल्टी में डुबोए रखने से वो कपड़ा अब और अधिक पानी नहीं सोखेगा। 5-6 घंटे रोज़ाना चाहिए और वो भी शुरू के 1 साल तक, क्योंकि ये आपकी शुरुआत है। एक बार तैयारी पूरी हो जाने के बाद ये संख्या 4-5 और यहाँ तक कि 3-4 घंटे तक आ जाती है। दरअसल कड़ी मेहनत और खूब मेहनत का ये जुमला उन लोगों ने तैयार करके उछाला है जो एक ही विषय पर कई लेखकों की, लगभग सभी लेखकों की किताबें पढ़ते हैं। ये लोग एक दिन में 4-5 अखबार पढ़ते हैं
और उनमें भी सब कुछ। इन्हें लगता है कि ज्यादा से ज्यादा पत्रिकाएं भी पढ़ लेना चाहिए। यदि सोच यही है, जो कि बहुत अवैज्ञानिक है, तो इन सब झमेलों में समय तो लगेगा ही, जबकि इतना अधिक पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। ऐसा करना न केवल अनुत्पादक ही है, बल्कि प्रति उत्पादक यानी काउंटर प्रोडक्टिव भी है, क्योंकि इससे अनावश्यक पढ़ने से आपके दिमाग में बेवजह का कचरा जमा होता रहता है। ये कचरा आपको भ्रमित करने में अपनी भूमिका निभाता है। ये आपको विषय के मूल बिंदुओं से हटाकर अर्थहीन बिंदुओं की ओर ले जाता है। आईएएस की तैयारी में जो सिद्धांत काम आता है वो ये कि कम पढ़ो, लेकिन जो पढ़ो उसे पूरा पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो। थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानने के बजाय थोड़े को अच्छी तरह जानने की नीति अधिक लाभकारी होती है। हाँ, ये जरूर है कि आपको मालूम होना चाहिए कि ये थोड़ा क्या हो। अंग्रेजी की समझ। अंग्रेजी के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं के माध्यम को लागू हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक विद्यार्थियों के दिमाग में ये भय बना हुआ है कि अंग्रेजी के बिना कैसे होगा। उन्हें अंग्रेजी की जानकारी का होना जरूरी जान पड़ता है। आपके पास यूपीएससी के आंकड़े हैं। ये आंकड़े हमें पूरी तरह आश्वस्त करते हैं कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर साल लगभग 50% विद्यार्थी वो होते हैं जो हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षा देते हैं। इन गैर अंग्रेजी भाषी विद्यार्थियों में से आधे का माध्यम हिंदी होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी 50% विद्यार्थी अंग्रेजी माध्यम वाले ही होते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि अन्य भाषाओं से चयन हो ही नहीं रहा है। इन प्रतिशतों की सच्चाई ये है कि जब परीक्षा में बैठने वाले अधिकांश लोग अपना माध्यम अंग्रेजी भाषा को चुनेंगे, तो जाहिर है कि अधिक चयन भी इन्हीं भाषा वालों का होगा। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत तथा उत्तर पूर्व भारत के लगभग सभी विद्यार्थी अंग्रेजी को ही चुनते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई इसी माध्यम से हुई होती है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ जैसी दक्षिण भारतीय भाषाओं को माध्यम के रूप में लेने वालों की संख्या बहुत कम रहती है, और जो लोग लेते हैं वो सफल भी होते हैं। उत्तर एवं पश्चिमी भारत के महानगर एवं नगरों में पढ़ने वाले अधिकांश विद्यार्थियों की पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण वो भी ऐसा ही करते हैं। इस प्रकार हिंदी मूलतः छोटे शहरों, गांव तथा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की भाषा बनकर रह गई है। लेकिन जहां तक यूपीएससी में चयन का सवाल है, इसे लेकर कभी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब सीसेट के पेपर में अंग्रेजी के जो 8 प्रश्न दिए जाते हैं, इतनी अंग्रेजी तो आनी ही चाहिए। वैसे पहले भी जर्नल इंग्लिश का पेपर तो क्वालिफाई करना ही पड़ता था। अंक कम ज्यादा से फर्क नहीं। अगर आप 2nd या 3rd डिवीजन से उत्तीर्ण होते रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसे तार्किक रूप से समझने की कोशिश कीजिए। तर्क ये है कि यदि यूपीएससी के लिए 1st डिवीजन की इतनी बड़ी अहमियत होती, तो वो इसके लिए निर्धारित योग्यता में ही इस तथ्य को डाल देता, जैसा कि कुछ नौकरियों के लिए, खासकर कॉलेज के प्रोफेसर्स के लिए होता है। यदि उसने ऐसा नहीं किया है तो ये बहुत सोच समझकर लिया गया निर्णय है। वो जानता है कि उसका काम फिलहाल ऐसे युवाओं को चयनित करना है जो प्रशासक बनने के लायक हों, बस इतना ही। और वो ये भी जानता है कि प्रशासक बनने के लिए परीक्षा में 1st डिवीजन का रिकॉर्ड होना कतई ज़रूरी नहीं है। जब आप इंटरव्यू में बोर्ड के मेंबर के सामने बैठे हुए होते हैं, तो वो सारे मेंबर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आप प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ तक आने की कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं है। आपने स्वयं को प्रूव किया है। इसीलिए आपका अतीत क्या रहा है
ये उन लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखता। उनके लिए तो जो कुछ भी है वो आपका वर्तमान है, और वो वर्तमान ही संपूर्ण है। ठीक इसी प्रकार यदि आप फर्स्ट डिविजनर हैं, टॉपर हैं, डॉक्टरेट हैं, तो भी इस मुगालते में बिल्कुल ना रहें कि इसके कारण आपको कुछ फायदा मिल जाएगा। कतई नहीं, वहां आपका प्रदर्शन ही सब कुछ होगा। इसलिए अपने अतीत को पूरी तरह भूलकर वर्तमान पर केंद्रित होकर काम करें। यूपीएससी इस मामले में बहुत उदार है। पारिवारिक पृष्ठभूमि। जिस प्रकार अंग्रेजी की जानकारी का अभाव, फर्स्ट डिविजनर ना होने की कुंठा विद्यार्थियों के मन में संदेह पैदा करके उनके जोश को कमजोर कर देती है, लगभग वही स्थिति पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर भी है। युवाओं को लगता है कि मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे पिता मजदूर हैं, किसान हैं, मेरा परिवार अनपढ़ है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मेरे परिवार की आमदनी बहुत कम है आदि मेरी पारिवारिक स्थिति मेरे लिए रोड़े का काम कर सकती है। लेकिन यहाँ दिमाग में ये बिठा लेना जरूरी है कि यूपीएससी का काम केवल ऐसे युवाओं का चयन करके उन्हें सरकार को सौंप देना है जिन्हें प्रशासक बनाया जा सकता है। सरकार के सभी मंत्रालय और विभागों के पास अपने अपने प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहां वो 1.5-2 साल तक इन चयनित युवाओं को अपने हिसाब से प्रशिक्षित करते हैं, उन्हें प्रशिक्षण देते हैं। जाहिर है कि ये प्रशिक्षण आपकी उन सारी कमियों को दूर करने के लिए ही होता है जो एक प्रशासक में नहीं होनी चाहिए, और उन गुणों को भरने के लिए होता है जो एक प्रशासक में होने चाहिए। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाता है। वैसे तो साक्षात्कार 275 अंक का है, लेकिन अंतिम चयन में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। उम्मीदवार अगर साक्षात्कार में बेहतर प्रदर्शन करे तो इसमें 60 से 70% तक अंक प्राप्त कर अंतिम चयन में स्थान बना सकता है। साक्षात्कार में उम्मीदवार के ज्ञान से ज्यादा उसकी सामान्य अभिरुचि और दुनिया के बारे में वो क्या सोचता समझता है आदि बातों का ध्यान दिया जाता है। साथ ही इस बात की परीक्षा होती है कि उम्मीदवार में लोक सेवक बनने की कितनी संभावना है। सामान्यतः बोर्ड का रवैया सहयोगात्मक होता है, इसलिए उम्मीदवार को पूछे गए प्रश्नों का जवाब धैर्यपूर्वक देना चाहिए। सामान्य रूप से साक्षात्कार अपना परिचय देने के साथ शुरू होता है। उम्मीदवार को अपने बारे में बताने के लिए कहा जाता है। उम्मीदवार को इसके लिए अपने से जुड़ी हर छोटी बड़ी रुचि आदि बातों की ध्यान से तैयारी करनी चाहिए। दोस्तों के साथ मॉक इंटरव्यू करना, साथ ही किसी कोचिंग में मॉक क्लासेस ज्वाइन करना लाभदायक होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षात्कार में उम्मीदवार को विनम्रता से जवाब देना चाहिए। सामान्यतः ये माना जाता है कि जो व्यक्ति जितना अधिक विनम्र होगा उतना ही संवेदनशील होगा। चूंकि आपकी नियुक्ति प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर की जाएगी, तो जनता के प्रति आप कितने जिम्मेदार साबित होंगे, इन बातों का बोर्ड आपके जवाब से पता लगाने का प्रयास करता है। इंटरव्यू बोर्ड के सभी सदस्य अपने क्षेत्र के अनुभवी होते हैं, इसलिए जवाब देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जवाब सटीक हों। अगर किसी प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो गोलमोल बात करने के बजाय क्षमा मांग लेना उचित है। उम्मीदवार को साक्षात्कार में आत्मविश्वास से जवाब देना चाहिए। हाँ, अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए। अति आत्मविश्वास चयन के लिए घातक हो सकता है। साक्षात्कार के लिए कपड़ों के चयन में भी ध्यान देना चाहिए। पुरुष उम्मीदवार को साफ सुथरे फॉर्मल कपड़ों का चयन करना चाहिए। महिला उम्मीदवार के लिए सलवार सूट या साड़ी एक बेहतर विकल्प होगा। हिंदी माध्यम से साक्षात्कार दे रहे उम्मीदवारों में सामान्यतः इस बात को लेकर संशय रहता है कि साक्षात्कार में अंग्रेजी माध्यम के उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है और हिंदी माध्यम के उम्मीदवारों को अंग्रेजी बोलने के लिए दबाव दिया जाता है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि इन सभी नकारात्मक बातों पर ध्यान दिए बगैर पूरी तरह सकारात्मक होकर बोर्ड का सामना करना चाहिए। अगर बोर्ड के कोई सदस्य अंग्रेजी में सवाल पूछते हैं तो विनम्रतापूर्वक उनसे हिंदी में जवाब देने के लिए आज्ञा लेने में कोई कठिनाई नहीं है। चूंकि बोर्ड ने पिछले प्रदर्शन को देखते हुए आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया है, इसलिए भाषा को लेकर मन में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रखते हुए साक्षात्कार की तैयारी करनी चाहिए। साक्षात्कार की तैयारी। किसी प्रतियोगी परीक्षा में साक्षात्कार अति महत्वपूर्ण है, जो मौखिक संप्रेषण का एक अंग है। साक्षात्कार करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अनुभवी, योग्य और विशेषज्ञ होते हैं। उनका कार्य होता है विशिष्ट कार्य के लिए प्रतियोगियों की योग्यता की जांच करना। साक्षात्कार में वो इन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। प्रतियोगी का व्यक्तित्व। कार्य के प्रति उसकी रुचि, समर्पण की भावना तथा कार्य को समझने की क्षमता, उसके सामान्य ज्ञान तथा कॉमन सेंस की परख करना, प्रतियोगी के पद की दृष्टि से योग्यता तथा विवेक। उपयुक्त सभी बातों का आकलन कर प्रतियोगी की योग्यता को आंका जाता है। व्यक्तित्व। व्यक्तित्व व्यक्ति के आंतरिक एवं बाह्य गुणों का संयुक्त रूप से सम्मिलन होता है। जैसे व्यक्ति का रूप, रंग तथा आकर्षण, प्रस्तुतिकरण, वार्तालाप का ढंग, प्रश्नोत्तर का ढंग, विषय का ज्ञान, ज्ञान को प्रकट करने की पद्धति, चरित्र, उत्साह, इच्छा शक्ति, साहस आदि नैतिक गुण। व्यक्तित्व का कुछ अंश जैसे रूप, रंग व आकार ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है, किंतु अन्य गुणों का विकास एवं विस्तार किया जा सकता है, जिसके लिए प्रयास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ही आपको साक्षात्कार में विजयी बनाता है। जिस पद के आप प्रत्याशी हैं, उनमें आपकी गहन रुचि होनी चाहिए। साक्षात्कार में यदि ये प्रकट हो जाए कि आपकी रुचि उस कार्य में कम है अथवा यहाँ आपको किसी विवशतावश आना पड़ा है, तो सफलता मिलने में संदेह है। सामान्य ज्ञान एवं कॉमन सेंस। साक्षात्कार में ये दोनों बड़े सहायक होते हैं। सहज ज्ञान होना और तथ्यों की जानकारी में अंतर है। आपको तथ्यों का ज्ञान हो किंतु उसका उचित अवसर पर प्रयोग करने का ज्ञान ना हो तो प्राप्त ज्ञान निरर्थक सिद्ध होता है। सहज ज्ञान द्वारा उन प्रश्नों का भी समुचित उत्तर दिया जा सकता है जिनके विषय में आपको पहले ज्ञान नहीं था। ये अध्ययन द्वारा विकसित किया जा सकता है। यदि आप सहज ज्ञान के धनी हैं तो साक्षात्कार में अपना विशेष प्रभाव दिखा सकते हैं। पद की दृष्टि से योग्यता। आप जिस पद के प्रत्याशी हैं, उस पद के अनुरूप गुण आप पहले से स्वयं में विकसित करने का प्रयास करें। उदाहरण के लिए प्रशासकीय पद, तकनीकी पद, न्यायिक पद, आर्थिक संस्थानों के प्रबंधकीय पद आदि सभी विशिष्ट प्रकृति के हैं। उनमें उत्तरदायित्व भी भिन्न प्रकार का है। उन पदों के लिए कुछ गुण तो सामान्य रूप से सभी में आवश्यक हैं, किंतु अन्य दृष्टि से उन पदों के लिए विशेष प्रकार के गुण होने चाहिए जिनके लिए आपको पहले से ही प्रयास करने हैं। याद रखें, साक्षात्कार की प्रक्रिया में कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यदि आप इनके अनुरूप व्यवहार नहीं करते तो उसका प्रभाव प्रतिकूल ही होगा। साक्षात्कार कक्ष में बिना आज्ञा प्राप्त किए प्रवेश ना करें। अभिवादन करते समय हाथ ऊपर ना उठाएं। साक्षात्कार कक्ष में आज्ञा मिलने पर ही कुर्सी पर बैठें। बैठने का आदेश मिलने पर धन्यवाद अवश्य कहें। साक्षात्कारकर्ताओं की पारस्परिक बातों में हस्तक्षेप ना करें, भले ही विषय स्वयं आप ही क्यों ना हो। आपके सामने रखी मेज पर अपना ब्रीफकेस, प्रमाण पत्रों की फाइलें आदि ना रखें। कक्ष में तीव्र गति से प्रवेश या कक्ष छोड़ना उचित नहीं है। ये घबराहट का प्रतीक है।
सहज भाव से प्रवेश करें और बाहर जाएं। जब तक प्रश्न ना किया जाए बोलने का प्रयास ना करें। अपने उत्तर में किसी व्यक्ति, संस्था या राजनीतिक दल पर कटाक्ष ना करें। साक्षात्कारकर्ताओं के समक्ष अपने संदेह या अनिश्चय को प्रकट ना होने दें। यदि किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो स्पष्ट बता दें। अनिश्चित तथ्य ना कहें क्योंकि उन्हें उन सब का पूरा ज्ञान होता है। अपने विषय में बढ़ा चढ़ाकर ना बोलें। असंगत तर्क ना करें। यदि साक्षात्कार के समय खांसी, छींक आदि आती है तो रुमाल का प्रयोग करें। धार्मिक वाद विवाद में ना पड़ें, केवल मानवतावाद की बात कहें। यदि आप प्रश्न नहीं समझ पाते हैं तो पार्डन मी प्लीज कहकर पुनः प्रश्न पूछ लें। बिना समझे प्रश्न का उत्तर ना दें। वार्तालाप में श्रीमान जी या सर का प्रयोग अवश्य करें। वार्ता में किसी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे चाटुकारिता का भाव प्रकट होता हो। शिष्टता एवं विनम्रता का प्रदर्शन करें, दंभ व घमंड का कदापि नहीं। साक्षात्कार कक्ष में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। उदासीनता का भाव भी प्रकट ना होने दें। शांत मस्तिष्क से विवेकपूर्ण उत्तर दें। सत्य सूत्र। एक अविश्वसनीय संदेश अच्छी खासी मुसीबत खड़ी कर सकता है, अतः संदेश देने से पूर्व उसकी भली भांति तैयारी कर लें। वार्तालाप में आप जो कुछ कहें वो दूसरे लोगों की समझ में आना चाहिए, अन्यथा वो संदेश निरर्थक होगा। संदेश आपके अनुभव व विचार के आधार पर हो, तभी उसमें आपका आत्मविश्वास झलकेगा। बोलना एक कला है। जरूरी है कि इसमें दक्ष होने के लिए तकनीकी प्रयोग के साथ बोलने का अभ्यास करें। वार्ता संप्रेषण में आपके विचारों में दृढ़ता हो, अतः पिछली रिकॉर्ड फाइल को देखकर ही तैयारी करें। शेक्सपियर ने कहा है, संक्षेप बुद्धि की आत्मा है। अतः जो कुछ कहना है संक्षेप में कहें अथवा लिखें। इसमें मन की एकाग्रता अनिवार्य है। सार लेखन में 2 बातों का ध्यान दें। गद्यांश के आवश्यक तत्वों का समावेश 1/3 शब्दों में सीमित करना। वार्ता में आपके विचारों की मौलिकता, कल्पना शक्ति, विषय संबंधी ज्ञान स्तर तथा व्याख्या करने की क्षमता परखी जाती है, अतः विषय चुनने में सावधानी बरतें। वार्ता में सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करें, लेकिन तभी जब आपका उस पर अधिकार हो। बोलते समय उपयुक्त बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने से श्रोताओं पर 2 गुना प्रभाव पड़ता है, अतः तकनीक का ज्ञान होना जरूरी है कि कब, कहाँ और किस भाव, मुद्रा, संकेत का प्रयोग किया जाए। साक्षात्कार के समय सामने वाले को परखिए। साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपकी सफलता के लिए सबसे पहली आवश्यकता है आपकी शैक्षिक योग्यता। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो साक्षात्कार को सफल बनाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इनमें से एक है फेसिंग, यानी जिस तरह साक्षात्कार लेने वाले का मूड है, आप भी उसी तरह का व्यवहार करने की कोशिश कीजिए। इस तरह आप उन लोगों के साथ संपर्क कायम कर पाएंगे और आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। आमतौर पर हमें ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो हमारे स्वभाव के होते हैं। करियर के मामले में भी ये बात पूरी तरह लागू होती है। साक्षात्कार में उसी तरह बैठिए जैसे साक्षात्कार लेने वाले बैठे हैं, बशर्ते वो बैठने का औपचारिक तरीका हो। कोशिश करें कि बातचीत का लहजा, स्वर और शब्द भी उसी से मिलते जुलते हों। व्यवहार की दृष्टि से इस तरह की बातों के जरिए आपको दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य बिठाने में काफी मदद मिल सकती है। साक्षात्कार लेने वालों के मूड का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि व्यक्ति जिस मूड में होता है वो चाहता है कि उसके साथ बैठा हुआ व्यक्ति भी उसी मूड में हो।
ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाले का मूड गंभीर है और आप अति उत्साह दिखा रहे हैं। ऐसे में आपका उत्साह गड़बड़ कर सकता है। ना ही साक्षात्कार लेने वाले के उत्साहित मूड पर गंभीरता भरे जवाब दें। जिस अंदाज में आपसे बात की जा रही है, आप बस उसी का ख्याल रखें। एक्सपर्ट इसे नाम देते हैं फेसिंग, यानी जिस रफ्तार में सामने वाला जा रहा है, आप भी उसी रफ्तार पर रहें। दूसरे शब्दों में, आप इसे किसी की नब्ज पकड़ना भी कह सकते हैं। साक्षात्कार कक्ष में आप। सिविल सेवा में साक्षात्कार अंतिम एवं सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा होती है, इसलिए अंतिम रूप से चयन में इसका बड़ा योगदान होता है। साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार बोर्ड वस्तुतः उम्मीदवार के संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करता है। बोर्ड के सदस्य चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जानी है, उसका व्यक्तित्व परिपूर्ण हो, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। सिविल सेवा के साक्षात्कार में जाने से पूर्व अपनी कमजोरियों का आकलन ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, जैसे घबराहट, जल्दबाजी एवं अति उत्साह तथा झूठ बोलने से बचना चाहिए। साक्षात्कार में यद्यपि साक्षात्कार मंडल के पास उम्मीदवार का पूर्ण जीवन वृत्त होता है, फिर भी वो प्रश्न बायोडाटा से संबंधित ही पूछता है। इसलिए बायोडाटा से संबंधित प्रश्नों की तैयारी ठीक ढंग से कर लेनी चाहिए। विषयगत जानकारी के लिए मुख्यतः मुख्य परीक्षा ही पर्याप्त होती है। इसके साथ जीएस एवं जीके से प्रश्न अवश्य पूछा जाना है, जिसका उत्तर सावधानी पूर्वक देना पड़ता है। सफल प्रतियोगिता से बातचीत के बाद ये पाया गया है कि उम्मीदवार जब साक्षात्कार मंडल के समक्ष जाते हैं तो वो अंदर से घबराए हुए होते हैं। ऐसी स्थिति में घबराहट से बचना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि घबराहट से प्रत्याशी के हाथ पांव कांपने लगते हैं। ये स्थिति कमजोर व्यक्तित्व को उजागर करती है। साक्षात्कार में इससे बचना चाहिए। घबराहट में आदमी वो बोलता है जो उसे बोलना नहीं चाहिए, तथा वो बोल नहीं पाता जो वो बोलना चाहता है। कई बार तो व्यक्ति बोर्ड के समक्ष अनाप शनाप बिना मतलब की बातें बोलकर आ जाता है और उसे इसका पता तब चलता है जब साक्षात्कार मंडल का अध्यक्ष ये कहता है कि अब आप जा सकते हैं, या बाहर निकलकर अपने मित्रों से उस विषय पर चर्चा करता है। इसलिए घबराहट से हमेशा बचना चाहिए। जल्दबाजी या अति उत्साह भी साक्षात्कार में खतरनाक सिद्ध होता है। प्रत्याशी जल्दी जल्दी में अति उत्साहित होकर गलतियां कर बैठते हैं। प्राय ऐसे देखा जाता है कि बोर्ड के सदस्य का प्रश्न अभी अधूरा ही है और सुनने वाला उत्तर देना प्रारंभ कर देता है। ये असभ्यता की निशानी है। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वो पूछने वाले व्यक्ति के प्रश्न को ध्यान से सुने तथा सोचकर उसका जवाब दे। साक्षात्कार में कभी भी झूठ बोलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से कोई प्रश्न करता है जिसका जवाब वो नहीं जानता है, तो वो व्यक्ति अनेक तरह से झूठ फरेब बोलकर सामने वाले को मूर्ख बनाना चाहता है। ये रास्ता गलत है। कभी भी सामने वाले को मूर्ख बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपसे काफी वरिष्ठ हैं तथा ज्ञान व बुद्धि में बहुत आगे हैं। इसलिए आपकी हर गतिविधि को वो भांप लेंगे। अतः यदि आप किसी प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं तो उसके लिए क्षमा मांगते हुए स्पष्ट रूप से मना कर दें कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। कई बार किसी प्रश्न के मना करने पर उसका जवाब वो स्वयं दे देते हैं, जिसे ध्यान से सुने और यदि उनके जवाब में कोई संदेह हो तो भी उनसे कोई प्रति प्रश्न ना करें, क्योंकि वो पढ़ाने नहीं साक्षात्कार लेने बैठे हैं। इन सबके बाद स्थान आता है प्रश्न एवं उत्तर का। आमतौर पर प्रश्न आपके बायोडाटा से ही शुरू होते हैं।
साक्षात्कार में जाते समय उम्मीदवार को अपने बायोडाटा से संबंधित पूछे जाने योग्य प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति का जन्मदिन 2 अक्टूबर है तो ये प्रश्न बन सकता है कि भारतीय इतिहास में ये दिन क्यों प्रसिद्ध है तथा इसका क्या महत्व है। जब उम्मीदवार इस प्रश्न का जवाब दे रहा होता है तो उसी से प्रश्न बनते चले जाते हैं। तब साक्षात्कार मंडल आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता चला जाता है। इसी तरह किसी व्यक्ति का जन्म स्थान बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में हुआ है तो नालंदा एवं राजगीर से प्रश्न शुरू होकर नालंदा विश्वविद्यालय तथा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म तक पहुंच सकते हैं। साक्षात्कार में जाते समय इन सब दृष्टिकोणों पर गहराई से विचार कर लेना चाहिए। इन प्रश्नों का जवाब कभी भी गलत नहीं देना चाहिए या जो जानकारी में ना हो उसका जवाब नहीं देना चाहिए। कारण कि गलत जवाब देने से उससे बनते प्रति प्रश्नों के जाल में आप फंस सकते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत पहुंचे हुए लोग बैठे होते हैं। उम्मीदवार के वैकल्पिक विषय से भी कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें वही प्रश्न होते हैं जो आम आदमी के जीवन में उपयोगी होते हैं। चूंकि विषय की गहराई की जानकारी मुख्य परीक्षा में ली जा चुकी होती है, इसलिए यहाँ उतनी गहरी जानकारी के प्रश्न तो कम ही पूछे जाते हैं, परंतु उस विषय के समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के बारे में अवश्य प्रश्न होते हैं। अतः साक्षात्कार में जाने से पहले विषय पर एक नज़र डाल लेनी चाहिए तथा समाज, राष्ट्र एवं आम जीवन से जुड़े विषय के महत्व को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। इसके बाद स्थान आता है जीके एवं जीएस का। इस क्षेत्र से हाल में घटित घटनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये घटनाएं कैसे घटी, इनका समाज एवं राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा इस पर आपके अपने विचार क्या हैं। इन प्रश्नों से आपके विचार जाने जाते हैं। ऐसे प्रश्नों का जवाब काफी सावधानी पूर्वक एवं स्पष्ट रूप से देना चाहिए, जिससे बोर्ड के सदस्य संतुष्ट हो सकें। साक्षात्कार में अंतिम और एक जरूरी प्रश्न आपके पद एवं उसमें होने वाली समस्या से अवश्य होता है। जैसे ये प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी जिले में अधिकारी हैं। जिले का कोई नेता, सांसद, विधायक या मंत्री आपके पास किसी समस्या को लेकर आता है तथा किसी वजह से अपशब्द कहता है या गाली गलौज करता है या आपके ऊपर हाथ उठा देता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप भी वही करेंगे या इस समस्या को किसी और ढंग से निपटाएंगे? ऐसे प्रश्नों का जवाब काफी सोच समझ कर देना चाहिए। इसी प्रकार ये भी प्रश्न हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी जिले में डीएम हैं तथा वहां बाढ़, भूकंप, सूखा, अकाल जैसी महामारी आ गई। ऐसी स्थिति से आप कैसे निपटेंगे? इन प्रश्नों का जवाब सोच समझकर एवं धैर्यपूर्वक देना चाहिए। इन प्रश्नों के माध्यम से साक्षात्कार मंडल के सदस्य आपकी सहन शक्ति, समस्या विशेष से निपटने में आपकी बुद्धि एवं क्रियाकलाप का परीक्षण करते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से बोर्ड का उद्देश्य आपकी क्षमता को मापना होता है, प्रत्याशी को परेशान या तंग करने का नहीं। इसलिए प्रश्नों के जवाब सावधानी के साथ और धैर्यपूर्वक देने चाहिए। साक्षात्कार में जाते वक्त इन सब बातों को ध्यान में रखें तो आप साक्षात्कार मंडल के समक्ष अपने आप को सहज रखकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं कि हमने जो प्रश्न और उत्तर यहाँ दिए हैं वो पूर्ण हैं या सर्वश्रेष्ठ हैं। उम्मीदवार उन्हें अपने ढंग से भी तैयार कर सकते हैं और अपने उत्तर अपने अनुरूप परिवर्तित भी कर सकते हैं। हमारा यहाँ नमूना प्रश्नोत्तरी देने का अभिप्राय मात्र इतना है कि आप साक्षात्कार में संपन्न होने वाली प्रक्रिया से सामान्यतः परिचित हो सकें। साक्षात्कार प्रक्रिया। जब उम्मीदवार का नाम पुकारा जाता है तो उम्मीदवार कक्ष का द्वार धीरे से खोलता है और अंदर आने की अनुमति मांगता है। महोदय,
महोदया, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अनुमति प्राप्त करने पर उम्मीदवार कक्ष में प्रवेश करता है। हो सकता है कि अनुमति मिलने में थोड़ी देर भी लगे, तो आप जल्दबाजी में कदम उठाकर कक्ष में ना पहुंच जाएं। ऐसी स्थिति में आपको द्वार पर खड़े रहकर अनुमति की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कभी कभी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति जानबूझकर ऐसा कदम उठाते हैं जिससे कि उम्मीदवार को परख सकें। वस्तुतः वो उम्मीदवार के धैर्य एवं आचरण की शिष्टता का परीक्षण कर रहे होते हैं। साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने से लेकर बाहर निकलने तक साक्षात्कारकर्ता की पारखी नजर में उम्मीदवार हमेशा परखा जाता है। इसलिए कोई कदम उठाने से पहले सोचें कि क्या बोलने वाले हैं या क्या करने वाले हैं। साक्षात्कार समाप्त होने के बाद कक्ष से बाहर आते समय भी उम्मीदवार का व्यवहार सर्वथा शिष्ट और संतुलित होना चाहिए। कक्ष से बाहर आना भी साक्षात्कार का ही एक भाग होता है। जिस प्रकार साक्षात्कार में शामिल होने के लिए कक्ष में प्रवेश करते समय उम्मीदवार प्रवेश की अनुमति मांगता है, उसी प्रकार जाते समय भी धन्यवाद कहने के उपरांत सावधानी से उठें, गर्दन को थोड़ा सा झुकाएं, कुर्सी को यथास्थान रख दें। किसी प्रकार की आवाज नहीं होनी चाहिए। ध्यान रहे, द्वार खोलते और बंद करते समय भी कोई आवाज ना हो। बाहर आने के बाद कम से कम इतनी दूर जाकर किसी से बात करें जिससे आपकी आवाज साक्षात्कारकर्ता तक ना पहुंच पाए। नमूना साक्षात्कार 1। अमित प्रकाश को सफलता प्राप्त करने के बाद साक्षात्कार हेतु बुलाया गया है। श्री अमित प्रकाश साक्षात्कार कक्ष के बाहर अन्य उम्मीदवारों के साथ बैठे हुए हैं। चपरासी द्वारा बुलाए जाने पर अमित प्रकाश साक्षात्कार कक्ष की ओर जाते हैं। द्वार पर पहुंचकर वो रुकते हैं, अंदर आने की अनुमति मांगते हैं और आज्ञा पाकर अंदर प्रवेश करते हैं। अमित प्रकाश सभी साक्षात्कारकर्ताओं का झुककर अभिवादन करते हैं और मेज के सामने खड़े हो जाते हैं। साक्षात्कारकर्ता: बैठिए। अमित प्रकाश: धन्यवाद श्रीमान, कहकर श्री रॉय अपनी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद पीछे दिए गए विवरण के अनुसार साक्षात्कार लिया जाता है। अंत में साक्षात्कारकर्ता: धन्यवाद श्री अमित प्रकाश, आप जा सकते हैं। अमित प्रकाश: धन्यवाद महोदय। अमित प्रकाश कुर्सी से उठते हैं, सभी सदस्यों का अभिवादन करते हैं और कमरे से बाहर चले जाते हैं। नमूना साक्षात्कार 2। प्रश्न: आप अपने बारे में हमें बताएं। उत्तर: मेरे पिता श्री सुरेश कुमार वर्मा हैं, जो विद्युत विभाग में कार्यरत हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री प्राप्त की है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी लगन व कर्तव्य निष्ठा द्वारा इस पद के लिए उपयुक्त उम्मीदवार साबित होऊंगा। प्रश्न: आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? उत्तर: महोदय, प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा होती है कि वो बड़े पद पर आसीन हो। वो दुनिया की सारी सुख सुविधा पाना चाहता है। मैं भी उन व्यक्तियों से अलग नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई भी पद अपनी लगन, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और कठिन परिश्रम से पाना चाहता हूँ। प्रश्न: आपके जीवन में सफलता का क्या अर्थ है? उत्तर: किसी व्यक्ति की सफलता उसके परिश्रम, लगन और प्रयास पर निर्भर करती है। मेरा मानना है कि जीवन में आप तभी सफल होते हैं जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लक्ष्य अलग अलग होते हैं, उनकी सफलता के अर्थ भी अलग होते हैं। प्रश्न: आप किस तरह के लोगों को नापसंद करते हैं? उत्तर: महोदय, जो व्यक्ति अपनी जुबान से मुकर जाएं, मैं उस तरह के व्यक्तियों से दूर रहना अच्छा समझता हूँ। मेरी इस तरह के व्यक्तियों से मुलाकातें हुई हैं और अब मैं उन्हें आसानी से पहचान लेता हूँ। इस तरह के व्यक्तियों से दूरी बनाए रखना उचित समझता हूँ। प्रश्न: आजकल अंग्रेजी का बोलबाला है। अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी सभ्यता को हमारे देश के नौजवान अपना रहे हैं। आपकी क्या राय है? उत्तर: महोदय,
आज हमारे देश में अंग्रेजी का अंधानुकरण किया जा रहा है। अपनी भाषा और संस्कृति हम भूलते जा रहे हैं। विदेशी भाषा एवं साहित्य को आज का युवा वर्ग श्रेष्ठ समझता है। उनकी जीवन पद्धति और जीवन दर्शन हमारे देश को आवश्यकता से अधिक प्रभावित कर रहा है, जिससे हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हम इसे गौरव की बात मानने लगे हैं, जिसे मैं गलत समझता हूँ। प्रश्न: क्या दूसरों की भाषा व संस्कृति को सीखना और समझना गलत है? उत्तर: नहीं महोदय, दूसरों से सीखना कदाचित गलत नहीं है। हमें दूसरों से अवश्य सीखना चाहिए, किंतु हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि ज्ञान के आधार पर पृष्ठभूमि हमारी अपनी ही रहे। हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत हैं और इसकी अनेक विशेषताएं भी हैं। ये महान है, दूसरी किसी भी सभ्यता से अधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अन्य पुरानी सभ्यताएं तथा संस्कृतियां नष्ट हो गईं, किंतु हमारी सभ्यता व संस्कृति आज भी जीवंत है। अतः उससे श्रेष्ठ तत्वों को लेकर हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। प्रश्न: हमारे देश की पृष्ठभूमि संत महात्माओं ऋषि मुनियों की रही है। क्या भक्ति मार्ग द्वारा समाज का कल्याण संभव है? आप क्या सोचते हैं? उत्तर: हमारा देश संत महात्माओं का देश रहा है, जिन्होंने पूरे विश्व को हमेशा सही मार्गदर्शन दिया है। किंतु ये भी सत्य है कि भक्ति भाव से व्यवहारिक जगत की समस्याओं से हमें निजात नहीं मिल सकती, पर इससे समस्याओं को सुलझाने का मार्ग अवश्य प्रशस्त होता है। तुलसी, कबीर, कालिदास, सूरदास आदि संत महात्माओं ने भक्ति मार्ग अपनाकर ज्ञान, कर्म व आध्यात्म का जो दीपक हमारे समाज में प्रज्वलित किया, उससे हमारा जीवन आज भी प्रकाशमान है। प्रश्न: आरक्षण के विषय में आपकी राय क्या है? उत्तर: आरक्षण का मुद्दा बहुत कठिन है। ये आवश्यक तो इसीलिए प्रतीत होता है कि हमारे समाज के कुछ वर्ग अत्यधिक पिछड़े हुए हैं। उनमें प्रतिभा हो सकती है, किंतु उन्हें विकास के पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं। आरक्षण के माध्यम से उनकी स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन इसकी भी सीमा हमारे संविधान में सुनिश्चित की गई है। अतः आरक्षण भी संविधान के अनुसार होना चाहिए, न कि राजनेताओं के व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा वोट बैंक के अनुसार। प्रश्न: क्या आप सहमत हैं कि एक ही कार्य के लिए महिलाओं को पुरुषों से कम वेतन मिलना चाहिए? उत्तर: महोदय, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि समान कार्य के लिए महिलाओं को कम वेतन दिया जाए। हमारे संविधान में इसका उल्लेख भी है कि समान कार्य के लिए सभी को समान वेतन मिलना चाहिए। प्रश्न: ब्रिज लोन क्या है? उत्तर: कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिबेंचर्स जारी करती रहती हैं। कंपनियों को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। प्रश्न: गरीबी का क्या तात्पर्य है? उत्तर: गरीबी सामान्यतः न्यूनतम सामाजिक जीवन स्तर से नीचे की दशा है। योजना आयोग द्वारा गठित समिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी का उपभोग प्रति व्यक्ति के निर्धारित मानदंड से जब कम का उपभोग होता है, तब वो स्थिति गरीबी कही जाएगी। प्रश्न: सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का क्या अर्थ है? उत्तर: एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि प्रायः 1 वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का प्रयोग भी राष्ट्रीय आय लेखांकन में किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में से यदि वो आय घटा दी जाए जो सृजित है और देश में ही हुई है, किंतु विदेशों को प्राप्त है तथा देश को प्राप्त होने वाली
किंतु विदेशों में अर्जित आय जोड़ दी जाए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। प्रश्न, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? उत्तर, ये किसी अवधि विशेष में देश की सीमा के अंदर उत्पन्न समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य की वो मात्रा है जो 2 बार गिने बिना मापी जाती है। साधारण कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से निरूपित किया जा सकता है। राष्ट्रीय आय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अप्रत्यक्ष कर एवं सब्सिडी। बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद प्लस शुद्ध विदेशी आय माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। प्रश्न, मुद्रास्फीति का अर्थ समझाएं। मुद्रा प्रसार या मुद्रास्फीति वो अवस्था है जिसमें मुद्रा सीमित एवं नियंत्रित मुद्रास्फीति अल्प विकसित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इससे उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक मुद्रास्फीति हानिकारक है। मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए मुद्रा आपूर्ति कमी का प्रयोग किया जा सकता है। प्रश्न, अर्थव्यवस्था में अवमूल्यन का क्या तात्पर्य है? उत्तर, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ये अवमूल्यन परिस्थितियों के अनुसार सरकार स्वयं करती है। प्रश्न, विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या इससे देश की क्षति होती है? उत्तर, जब काला धन बढ़ जाता है और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण की विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई मुद्रा चालू कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वो उसके बदले में नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाते हैं और काला धन स्वयं ही नष्ट हो जाता है। प्रश्न, भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, भारत का संविधान विश्व के सभी संविधानों का निचोड़ है। रियासतों का विलय, जनता के अधिकार में आस्था, सरकार की गणतंत्रीय प्रणाली, देश की एकता व अखंडता का सुदृढ़ केंद्र, समस्त नागरिकों को समता व न्याय, पिछड़े वर्गों के लिए प्रावधान, धर्मनिरपेक्षता, ये सभी भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न, नागरिकों के मौलिक अधिकार कौन से हैं? उत्तर, हमारे मुख्य मौलिक अधिकार हैं समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार प्राप्त करने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न, नीति निदेशक तत्वों से क्या अभिप्राय है? उत्तर, ये केंद्र एवं राज्य सरकार के लिए आधुनिक राज्य के उद्देश्य बताते हैं। ये सिद्धांत किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना, स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, संपत्ति का केंद्रीयकरण मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ना हो, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, मद्यपान पर प्रतिबंध, पूरे देश में एक समान आचार संहिता, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं दायित्वों का आदर करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान को बढ़ावा देना, ये सभी नीति निदेशक तत्व हैं। प्रश्न, आम चुनाव से क्या अभिप्राय है? ये कब होते हैं? उत्तर, संसद सदस्यों के लिए आम चुनाव किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष जो 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु का है उसे मतदान का अधिकार प्राप्त है। मतदान के परिप्रेक्ष्य में धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। प्रश्न,
भारतीय चुनाव आयोग क्या? लोकसभा के सभी चुनावों, राज्य विधायिकाओं के चुनावों, राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति के संविधान के अनुसार होने वाले चुनावों की निर्वाचित सूचियां तैयार करना तथा चुनाव कराना, इन सभी कार्यों के पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग में निहित है। प्रश्न: राज्यसभा और लोकसभा से क्या अभिप्राय है? उत्तर: राज्यसभा के 2/3 सदस्य प्रति 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिनमें राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि होते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति अपने विवेक से मनोनीत करते हैं। ये व्यक्ति कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान या समाज सेवा के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्ताक्षर होते हैं। ये भारतीय संसद का उच्च सदन है। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है, जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 545 होती है। इनमें से 525 प्रतिनिधि राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेशों से। लोकसभा की अवधि 5 वर्षों की होती है। प्रश्न: राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र क्या हैं? उत्तर: राष्ट्रपति राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और उसे कई प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। भारत के राष्ट्रपति को असाधारण स्थितियों से निपटने के लिए व्यापक संकटकालीन अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें प्रमुख हैं कार्यकारी अधिकार, वैधानिक अधिकार, वित्तीय अधिकार, न्यायिक अधिकार, कूटनीतिक अधिकार, आपातकालीन अधिकार आदि। प्रश्न: उच्च न्यायालय के विषय में आप क्या जानते हैं? उत्तर: उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्यपाल की सलाह से की जाती है। इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक का होता है। प्रश्न: क्या भारतीय अर्थव्यवस्था ग्रामीण एवं कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है? उत्तर: भारतीय अर्थव्यवस्था प्राथमिक और विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 52% भाग आज भी कृषि कार्य में लगा हुआ है, जबकि सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 22% है। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद भी भारत की 52% श्रम शक्ति कृषि क्षेत्र में लगी हुई है। इसके आधार पर कहा जा सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी कृषि प्रधान ही है। प्रश्न: कहा जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपकी क्या राय है? उत्तर: मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व से है। भारत ने अपने स्वातंत्रोत्तर विकास काल में इसी अर्थव्यवस्था को अपनाया है ताकि इसका समाजवादी लक्ष्य पूरा हो सके। अपने संपूर्ण योजना काल में सरकार ने लगभग 45% पूंजी सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश की है तथा आर्थिक नियोजन के माध्यम से इसे गति दी जा रही है। परंतु उत्पादन के स्रोतों और साधनों पर आज भी निजी क्षेत्र का ही वर्चस्व बना हुआ है। उदारीकरण के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। प्रश्न: संक्षेप में बताएं कि रिनेशा का क्या अर्थ है? उत्तर: इसका हिंदी रूपांतरण है पुनर्जागरण या पुनर्जागृति। ऐसी कला जिसका अपना पुनरुत्थान हो उसे पुनर्जागरण कहते हैं, जो कालजयी प्रतिमानों की खोज एवं अनुकरण के परिणाम स्वरूप होता है। यूरोप में ये 15वीं शताब्दी से आरंभ होकर 17वीं शताब्दी में खत्म हुआ था। यूरोप में इसे साहित्य, कला, चित्रकारी आदि के विकास का स्वर्ण युग माना जाता है। उम्मीदवार से अपेक्षाएं। हमने इन बिंदुओं पर पूर्व में विचार किया है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में उम्मीदवार को किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए।
अब एक दूसरे पहलू पर विचार करते हैं कि साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार की किन किन बातों पर विचार करता है। उम्मीदवार का चयन इस बिंदु पर केंद्रित होता है कि साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार में सामान्यतः क्या चाहता है। उम्मीदवार के साक्षात्कार कक्ष में प्रवेश करने से बाहर निकलने तक साक्षात्कारकर्ता की नज़र उम्मीदवार पर गड़ी रहती है। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार के चरित्र, बुद्धिमत्ता, चातुर्य, स्वभाव, सतर्कता, सुध बुध, सहन शक्ति, सौम्यता, विचार करने का तरीका, व्यक्तिगत व पारिवारिक स्थिति का गहन अध्ययन करते हैं। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार में किसी भी नई चीज को सीखने की तत्परता का परीक्षण करते हैं। साक्षात्कारकर्ताओं द्वारा समनुरूप शैक्षिक करियर पर विशेष ध्यान दिया जाता है। संवाद के दौरान साक्षात्कारकर्ता ये जानने की कोशिश करते हैं कि उम्मीदवार किस तथ्य को छिपा रहा है। वो ईमानदार और सच्चे उम्मीदवार को पसंद करते हैं। वो इस बात पर ध्यान देते हैं कि उम्मीदवार की अभिव्यक्ति करने की क्षमता कैसी है और वो कैसा व्यवहार कर रहा है। साक्षात्कारकर्ता ऐसे उम्मीदवार को पसंद करते हैं जो आज्ञाकारी हों, अपने दायित्व को समझने वाला हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और मधुर वचन बोलने वाला हो। इन सब चीज़ों के अलावा उम्मीदवार का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। ऐसे उम्मीदवार जिनकी महत्वाकांक्षा उच्च पद प्राप्त करने की होती है और वो इस इच्छा को अपने कार्य के प्रति समर्पित होकर पूरा करते हैं को साक्षात्कारकर्ता प्राथमिकता देते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा चतुराई को साक्षात्कारकर्ता नापसंद करते हैं। वो निरीक्षण करते हैं कि उम्मीदवार कितना सक्रिय है और कितना दूरदर्शी, किस प्रश्न पर उम्मीदवार आशंकित होता है और किस प्रश्न पर उसका मस्तिष्क स्थिर रहता है। साक्षात्कारकर्ता इसका गहन निरीक्षण करते हैं। साक्षात्कारकर्ता संकोची उम्मीदवार को पसंद नहीं करते। वो इस बात पर गौर करते हैं कि उम्मीदवार स्वयं को भिन्न भिन्न हालात में कैसे ढालता है। उम्मीदवार के काम के प्रति गंभीरता के समर्पण को वो नोट करते हैं। वो ऐसे उम्मीदवार को तरजीह देते हैं जो अच्छी आदतों वाला और सफाई पसंद हो। वो उस उम्मीदवार को नापसंद करते हैं जो मुंह फट और ज्यादा बोलने वाला हो। साक्षात्कारकर्ता इस बात पर ध्यान देते हैं कि उम्मीदवार में शब्दों को समझने की शक्ति है या नहीं। साक्षात्कारकर्ता उम्मीदवार की प्रत्युत्पन्नमति और उसके तत्काल उत्तर दे सकने की क्षमता को भी आंकते हैं। साक्षात्कारकर्ता इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि उम्मीदवार साक्षात्कार के दौरान स्वयं को सहज अनुभव करे। साक्षात्कारकर्ता इस बात का अध्ययन करते हैं कि उम्मीदवार में योग्यता और क्षमता है कि नहीं। उम्मीदवार की योग्यता और क्षमता का परोक्ष निरीक्षण साक्षात्कारकर्ता द्वारा किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता अपेक्षा करते हैं कि उम्मीदवार को भाषाओं की अच्छी जानकारी हो। साक्षात्कारकर्ता चयन करने से पूर्व उम्मीदवार का निम्न बिंदुओं के अनुसार निरीक्षण करते हैं: बुद्धि, समझ, आत्मविश्वास, विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति, आचरण, अपनी बात समझाने की क्षमता, शैक्षिक जीवन, पहनावा, स्वास्थ्य। साक्षात्कार में सफलता संबंधी टिप्स। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जब आप लगन और निष्ठा से किसी काम में जुट जाते हैं तो परिणाम अच्छा ही मिलता है। पढ़ाई के बाद नौकरी करना तो सभी चाहते हैं, पर चयन कुछ ही लोगों का होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर अमल करके हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। अगर आप भी साक्षात्कार में सफल होना चाहते हैं तो इस तरह की कुछ साधारण बातों को अपना सकते हैं। समय का ध्यान रखें। जिंदगी में समय की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। समय से थोड़ा पहले ही पहुंचने की आदत बनाएं। ये आदत आपको सफल बनाने में मददगार साबित होगी। साक्षात्कार के लिए समय पर पहुंचना ज़रूरी है। अगर आप वक्त से कुछ पहले पहुंचते हैं तो अन्य उम्मीदवारों से बातचीत करके साक्षात्कार पैनल और संभावित प्रश्नों की जानकारी लेकर खुद को मानसिक तौर पर तैयार कर सकते हैं।
पहनावे पर ध्यान दें। साक्षात्कार के लिए अपने पहनावे पर खास ध्यान दें। कपड़े साफ सुथरे और सही ढंग से प्रेस किए हुए पहने जो अवसर के अनुकूल हों। आपके बाल अस्त व्यस्त ना हों। युवतियां अपने लंबे और खुले बालों को सही ढंग से बांध कर जाएं ताकि बार बार बाल आगे पीछे करने की जरूरत ना पड़े। अच्छी तैयारी के साथ जाएं। साक्षात्कार में जाने से पहले संबंधित पद के बारे में अच्छी तरह से जान लें। अपने सारे दस्तावेज और प्रमाण पत्रों की एक कॉपी जरूर रखें। साक्षात्कार के समय वही प्रमाण पत्र दें जो मांगा गया हो। हड़बड़ाहट में कोई दूसरा ही ना दे दें। साक्षात्कार से पहले इधर उधर की बातें ना सोचें, सिर्फ संभावित प्रश्नों के बारे में ही सोचें, ताकि जब वो प्रश्न आपसे पूछे जाएं तो आप बिना किसी हिचक के पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकें। साक्षात्कारकर्ता की बात ध्यान से सुनें। साक्षात्कार के समय एकाग्रचित्त रहें। हर प्रश्न को ध्यान से सुनें। दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। ऐसा करने से आपका प्रभाव हल्का पड़ सकता है। कई बार लोग ज्यादा उत्साह में सवाल खत्म होने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। इससे साक्षात्कार बोर्ड में बैठे लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए जवाब पूरे आत्मविश्वास के साथ दें। नर्वस ना हो। अगर आप अच्छी तैयारी करके जाएंगे तो सफलता जरूर हासिल होगी। झूठ ना बोलें। जिस सवाल के जवाब के बारे में आपको नहीं मालूम है उसे टाल दें या मना कर दें, बजाय इसके कि आप ये विश्वास दिलाते रहें कि आप उस प्रश्न के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। ऐसी स्थिति में आपके चयन की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। आपके हाव भाव। साक्षात्कार के दौरान सहज रहें, हाथ ना हिलाएं और ना ही बार बार पसीना पोंछें। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान काफी प्रभावशाली सिद्ध होगी। ऊंची आवाज में ना बोलें। साक्षात्कार के दौरान जवाब तेज आवाज में ना दें और ना ही इतना धीमा बोलें कि साक्षात्कार लेने वाले को सुनाई ही ना दे। मधुर आवाज में बड़ी सहजता के साथ अपना उत्तर दें। जहां तक हो सके नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहें। साक्षात्कार लेने वाले को भी बोलने का मौका दें, खुद ही ना बोलते रहें। सभी से मुखातिब रहें। साक्षात्कार पैनल में 4 या अधिक व्यक्ति होने पर कई तरह के प्रश्न सामने आएंगे। अच्छा यही होता है कि सभी की तरफ मुखातिब होकर नम्रतापूर्वक जवाब दें तथा सभी को उसमें शामिल करें। बहस ना करें। साक्षात्कार के समय बहस ना करें। ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास या ज्ञान सिद्ध नहीं होगा। आप साक्षात्कारकर्ता को आत्मविश्वास और विनम्रता के साथ अपनी प्रतिभा का विश्वास दिला सकते हैं, ना कि बहस करके। अंततः वाद विवाद या बहस से बचें।